देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो हम लोग यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स का जो है सारे क्वेश्चंस ही हो गए थे। एक क्वेश्चन शायद मैंने यहाँ पर होमवर्क रखा था, वो बताते हैं पहले। एक क्वेश्चन ही बस मैंने होमवर्क दिया था, इलास्ट्रेशन 5 और आई थिंक इलास्ट्रेशन 4। ठीक है, और कुछ एमसीक्यूज है वो कर लेते हैं। इलास्ट्रेशन 4 देखो क्या बोल रहा है। मिस्टर पोट्रीवल इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ सेलिंग मैगजीन। ठीक है, मैगजीन बेचने का काम है इनका। सेवरल ऑफ हिज कस्टमर पे मनी इन एडवांस फॉर सब्सक्राइबिंग हिज मैगजीन। उनका मैगजीन परचेज करने के लिए बहुत से ऐसे कस्टमर है जो कि एडवांस में उन्हें पैसा दे दिए हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो। इन्फॉर्म information related to year ended 31st March 2020 has been given below। तो जो information है वो नीचे दिया हुआ है। किस बात का देखो, 1/4/2019 he had a balance of 2 lakh advance from customer of which 1,50,000 is related to the year 1920। तो इन्होंने देखा 1 अप्रैल 2019 को कि इनके पास एडवांस, मतलब जो कस्टमर एडवांस करते हैं, एडवांस कितना इनके पास है, एडवांस इनके पास है 2 लाख, जिसमें से 1,50,000 जो है वो 1920 का एडवांस है। ठीक है, तो एक बार इस चीज को हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये कब देखा गया, इन्होंने 1/4/19 में इन्होंने देखा। इनका एडवांस टोटल कितना दिख रहा है, मतलब एडवांस पैसा इन्होंने ले रखा है कस्टमर से 2 लाख। अच्छा, इसमें से 1,50,000 इज रिलेटेड टू ईयर 1920, जिसमें से 1920 का एडवांस है 1,50,000। गुड इवनिंग सिवास। गुड इवनिंग मैम। 1,50,000 फॉर 1920। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, while remaining pertaining to the year 2021। तो ये ईयर यहाँ पर खत्म होता है 31 मार्च 20। नेक्स्ट 21 मतलब यहाँ पर खत्म होगा 31 मार्च 21। ठीक है, अच्छा अब while remaining to the year 2021 during the year 1920 he made cash sale of 5 lakh। इन्होंने इस साल में 1920 में कैश सेल भी किया है मैगजीन का। कैश सेल कितने का किया है, 5 लाख का। 5 लाख का कैश सेल किया है। टोटल इनकम फॉर द ईयर 1920 पूछा है। टोटल मनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इफ द क्लोजिंग बैलेंस इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर इज 1,70,000। तो क्लोजिंग बैलेंस जो है एडवांस का वो है 1,70,000। ऐसा क्वेश्चन हमें बता रहा है। ठीक है, अच्छा तो जब हम लोगों का ईयर ओपनिंग हुआ तब हमें एडवांस दिख रहा है 2 लाख। अब यही ईयर जब क्लोज हुआ तब हमें एडवांस दिख रहा है 1,70,000। ये कस्टमर से लिया गया एडवांस है मैगजीन के बिहाफ में, क्योंकि ये जो जिनका ये अकाउंट हम लोग बना रहे हैं वो बेसिकली मैगजीन बेचते हैं और कस्टमर डिमांड के लिए क्या करते हैं, पहले से एडवांस पैसा दे देते हैं ताकि इनको सब्सक्रिप्शन मिल जाए आसानी से। ठीक है, तो 2 लाख में एडवांस था, 1920 का एडवांस था 1,50,000। तो 1920 में अगर कुछ एडवांस हुआ था तो वो प्रीवियसली हुआ था। बात को समझो, क्योंकि एडवांस का मतलब क्या होता है, टाइम आने से पहले अगर हम लोग पैसा रिसीव कर लेते हैं तो ही उसे एडवांस बोलते हैं। गुड इवनिंग नयनी। गुड इवनिंग मैम। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये जो एडवांस बोल रहा है कि ये एडवांस फॉर 1920, मतलब ये पैसा, ये जो 1,50,000 है ये 1920 के पहले ही लिया गया होगा, मतलब 1819 का होगा। ठीक है, 1819 में जो पैसा रिसीव हुआ था वो
अगर 1920 के लिए रिसीव हुआ था तो वो एडवांस फॉर 1920 कहलाएगा, लेकिन 1920 में थोड़ी ना मिला होगा। अगर 1920 में ही मिला है तो एडवांस नहीं है। जैसे अगर हम ये बोलते हैं, जैसे ये 2023 चल रहा है, सिंपल। अगर हम लोग ये बोलेंगे कि 2023 में मेरे पास एडवांस पैसा है, हम जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं मेरे पास कस्टमर का एडवांस 1 लाख है, जिसमें से 20,000 जो है वो 2023 का है। तो 20,000 2023 का, इसका मतलब अभी तो 23 चल रहा है, इसका मतलब ये 22 में हम लोगों ने रिसीव कर लिया था 23 के एडवांस के हिसाब से। तो एडवांस हमेशा मतलब प्रीवियसली जो है रिसीव होता है वही एडवांस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज बोल रहा है, देखो 1419 में इनके पास बैलेंस है एडवांस का 2 लाख, मतलब एडवांस पैसा 2 लाख पड़ा हुआ है, जिसमें से 1,50,000 इस साल का एडवांस था, मतलब 18-19 में रिसीव किया गया होगा फॉर 1920, तभी एडवांस फॉर 1920। इस ईयर में इन्होंने कैश सेल किया है। और इसके साथ साथ और एक पॉइंट भी बोला था यहाँ पर, रिमेनिंग पर्टेन टू द ईयर 2021। तो ये टोटल एडवांस में 1920 का एडवांस था 1,50,000, रिमेनिंग मतलब जो बाकी है, बाकी जो है वो 2021 का है। तो बाकी कितना है, 1 लाख, 2 लाख से 1,50,000 माइनस करने से आ जाता है 50,000, ठीक है। बाकी 50,000 जो है ये 2021 के लिए एडवांस है, ऐसा क्वेश्चन हमें बता रहा है, हम अपने मन से नहीं कर रहे। यहाँ पर बता रहा है कि रिमेनिंग पर्टेन्स टू ईयर 2021, बाकी एडवांस 2021 का है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें प्रिपेयर क्या करने के लिए बोला है, हम लोग को प्रिपेयर करने के लिए बोला है इनकम कितना हुआ है, 1920 का इनकम कितना हुआ है ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फॉर द ईयर 1920 का इनकम कितना हुआ है। तो पहला तो जो कैश सेल हुआ है वो तो इस साल का इनकम है, तो ये कैश सेल लिख देते हैं सबसे पहले, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट कैश सेल। अगर कैश सेल हुआ है तो पैसा तो मिलेगा, ठीक है, तभी तो इसका नाम है कैश सेल। कैश सेल का मतलब तुरंत जिसमें पैसा मिल जाता है, 5 लाख। अच्छा, इसके बाद इस बार और भी पैसा मिला है, कितना पैसा मिला है इस बार, जो पैसा मिला है वो है हम लोग का ये 1,50,000, क्योंकि हमें 1920 का इनकम दिखाना है। इनकम मतलब जो पीएल में दिखाते, तो पीएल में ड्यूरिंग द ईयर का इनकम हो या एक्सपेंस हमें दिखाना पड़ता है। तो ये भले ही एडवांस था, तो एडवांस इसीलिए था क्योंकि 1920 का पैसा 18-19 में रिसीव हुआ होगा, ठीक है। तो ये एडवांस जो है 1920 का है, और अभी अगर 1920 चल रहा है तो अब इसको इनकम रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोगों ने 2024 का इनकम अभी ले लिया है तो हम लोग बोलेंगे इनकम एडवांस में कर लिया है हम लोगों ने, ठीक है। लेकिन जब 2024 आएगा तब तो उस एडवांस को हमें इनकम में ट्रांसफर करना पड़ेगा। वैसे ही ये एडवांस कब था, ओपनिंग में ही था, मतलब जब ईयर स्टार्ट हुआ तभी हम लोगों ने देखा कि टोटल एडवांस पैसा हमारे पास 2 लाख पड़ा हुआ है, जिसमें से 2021 का एडवांस है 50,000 और इस साल का एडवांस। अब ये जो ईयर में हम लोग आ गए तो अब तो एडवांस नहीं बोलेंगे, ये एडवांस अब इनकम में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे मनी रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर जो पैसा एडवांस में रिसीव हुआ था तो इस साल का इनकम बुक हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का 6,50,000, 6,50,000 ये हो गया टोटल इनकम ऑफ 1920, ठीक है। 1920 का टोटल इनकम यानी जिसे हम लोग पीएल में दिखा सकते हैं। फिर यहाँ पर बोला है टोटल मनी रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर, मनी रिसिप्ट बताओ कितना है ड्यूरिंग द ईयर इफ द क्लोजिंग बैलेंस इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर 1,70,000, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। इस पे हम लोग एक अकाउंट बना के भी देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ये अकाउंट कैसे बनेगा, हम लोग एक एडवांस का लेजर बनाते हैं। तो एडवांस इनकम हमेशा हमारे लिए लाइबिलिटी होगा, ठीक है। एडवांस एक्सपेंसेस जो है वो एसेट होता है, एडवांस इनकम हमारे लिए लाइबिलिटी होगा। तो ओपनिंग लाइबिलिटी 2 लाख, तो यहाँ पर 1419 में लिखेंगे
क्योंकि हम लोगों ने अभी तक प्रोडक्ट ही नहीं सप्लाई किया, यहाँ पर जैसे कि मैगजीन का बात हो रहा है या फिर सर्विस होता है तो सर्विस प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन पूरा पैसा ले लेने से इसे हम लोग बोलेंगे हमारा लायबिलिटी है, ये ओपनिंग लायबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से ये एडवांस था, लेकिन इसमें से ड्यूरिंग द ईयर का इनकम हो चुका है 1,50,000, हमें पता है। इस 2 लाख में इस साल का जो इनकम है वो 1,50,000 है। ये एडवांस इस साल इनकम में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन अप टू 1,50,000 तक, ठीक है। तो जब एडवांस हमारा इनकम हो जाएगा तब एंट्री क्या होगा? नॉर्मली जब सेल करते हैं, मैगजीन सेल करने का एंट्री क्या होना चाहिए था? बैंक कैश टू सेल्स। अगर हम लोग कैश में बेचते, ठीक है, अगर हम लोग क्रेडिट में बेचते देन डेटर टू सेल्स। तो यहाँ पर ना तो कैश सेल हुआ है ना तो क्रेडिट सेल हुआ है, एडवांस सेल हो गया है। मतलब प्रोडक्ट तो नहीं दिया, लेकिन अगर प्रोडक्ट नहीं दिया और एडवांस में पैसा जब रिसीव कर लिया होगा तब हम लोग का एंट्री क्या हुआ होगा? तब हम लोग का एंट्री ऐसे हुआ होगा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर डेबिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, मतलब डेटर तो हो रहा ही है ना, तो डेटर को तो डेबिट करना ही पड़ेगा, और यहाँ पर टू सेल्स के जगह लिखना पड़ेगा एडवांस सेल, है ना, एडवांस सेल ऐसे लिखना पड़ेगा। एडवांस सेल हुआ है मतलब हम लोग का लायबिलिटी हुआ है। अब जब ये पैसा हम लोग का इनकम में ट्रांसफर हो रहा है तब हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? तब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ये देखो ये सेल हो गया, ऐसे लिखते हैं सेल, ठीक है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर टू सेल। अब जब हम लोग का ये इनकम हो जाएगा तब हमें क्या लिखना पड़ेगा? ये पैसा नहीं, ये थोड़ा सा एंट्री मेरा गलत हो गया, ये देखो इसमें हमें एडवांस में पैसा ले रहे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा, पैसा मिल रहा है ना हमें, कैश अकाउंट डेबिट, जब हम लोगों ने एडवांस लिया फिर लिखना पड़ेगा टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, ऐसा लिखना चाहिए जब हम लोगों ने एडवांस में पैसा लिया। अब ये एडवांस कभी ना कभी तो इनकम होगा, मतलब अगर मैंने 2023 में 2024 का एडवांस लिया है तो जब 2024 आएगा वो एडवांस मेरा इनकम बन जाएगा। अब जब एडवांस मेरा इनकम बन रहा है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? एडवांस फ्रॉम कस्टमर डेबिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर डेबिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगा टू सेल्स, ठीक है। तो बेसिकली एडवांस डेबिट एडवांस क्रेडिट कैंसिल, ठीक है, कैश टू सेल हो जाएगा, ठीक है, मतलब मुझे मेरे सेल का पैसा मिल गया, लेकिन एडवांस में मिला था तो दो एंट्री के थ्रू से ये होगा, ठीक है। पहले पैसा मिल रहा है लेकिन अभी टाइम ही नहीं आया, अभी हम लोगों ने प्रोडक्ट बेचा ही नहीं, फिर भी कस्टमर ने पैसा दे दिया कि रखिए, तो ये हो गया एडवांस, और जब टाइम बेच दिया हम लोगों ने टाइम पे तब ये हो जाएगा हम लोग का सेल, ठीक है। तो इनकम तभी जनरेट करेंगे ना जिस साल का होगा। कस्टमर मुझे 18-19 में ही पैसा दे दिया है, 19-20 का मैगजीन लेगा, अभी तक 19-20 आया नहीं है, फिर भी मुझे 18-19 में ही पैसा दे दिया है मैगजीन के लिए, ठीक है। और मैंने अगर ले लिया है तो मैंने पैसा मिला मुझे कस्टमर से, लेकिन एडवांस के तौर पे, तो कैश टू एडवांस, एडवांस लायबिलिटी होता है। अब ये पैसा जब हम लोग इनकम जनरेट करेंगे तब ये एंट्री रिवर्स करेंगे, एडवांस फ्रॉम कस्टमर टू सेल, तो बेसिकली एडवांस डेबिट एडवांस क्रेडिट जो है कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? कैश टू सेल्स। और नॉर्मल इनकम का यही एंट्री होना चाहिए, लेकिन इनकम तो तब लिखेंगे ना जब ड्यूरिंग द ईयर का होगा, एडवांस मोड में हुआ फिर इनकम में हम लोगों ने ट्रांसफर किया। तो अभी हमें कौन सा एंट्री करना पड़ेगा? ये एंट्री तो हो गया होगा जब हम लोगों ने 1,50,000 का एडवांस लिया, अब ये वाला एंट्री हमें करना है, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर टू सेल्स दिखाएंगे, ठीक है। तो ये 2 लाख में से जितना हमारा इनकम बन चुका है उतना इनकम हम लोग रिकॉर्ड करके दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाएंगे टू सेल्स बोल के 1,50,000, तो 2 लाख का एडवांस में से 1,50,000 अभी हम लोग का इनकम हो गया। यहाँ पर लिखते हैं एडवांस रिलेटेड टू करेंट ईयर ट्रांसफर टू सेल्स, ठीक है। जो एडवांस है ये करेंट ईयर का है 1,50,000, तो करेंट ईयर मतलब जिस ईयर का हम लोग अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का ट्रांसफर टू सेल हो जाएगा, इसको हम लोग सेल बना देंगे, क्योंकि ये 19-20 का एडवांस था, अभी हम लोग 19-20 में पहुंच चुके हैं, तो ये हम लोग का इनकम बन गया, ठीक है, इसमें से। और बाकी यहाँ पर देखो 50,000 यहाँ पर बोला था कि बाकी 50,000 2021 का है, ऐसा क्वेश्चन हमें बोला था, तो ये एडवांस का ओपनिंग और एडवांस का क्लोजिंग हमें अलग से क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। टोटल क्लोजिंग हमें अलग से क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं टू बैलेंस सीडी, और ये टोटल क्लोजिंग मुझे दे रखा है 1,70,000, ठीक है। अब सिर्फ इतना लिखोगे तो भी चलेगा 1,70,000, लेकिन अगर अपने नॉलेज के लिए थोड़ा सोचना चाहते हो तो देखो यहाँ पर ये 1,70,000 का दो पार्ट होगा। एक तो हमें पता है कौन सा, एक हमें पता है 19, ये हो जाएगा
50,000 देखो, ये 50,000 वाला जो है ये 2021 का एडवांस है। 2021 का कितना है? 50,000। ठीक है, 2021 का 50,000 है। और बाकी इसका मतलब बाकी जो है ये कितना हो जाएगा? 1,20,000। बाकी 1,20,000 होगा। अब ये 1,20,000 कब का होगा? यहाँ पर अगर क्लोजिंग ये एडवांस यहाँ पर बोल रखा है तो बाकी भी 2021 का ही होगा, लेकिन ये एक्चुअली ये ऐसे लिखते हैं, रुको, ये वाला हम लोग लिखेंगे 1890। ठीक है, और ये हम लोग लिखेंगे 1920। क्यों ऐसा लिख रहा है? देखो, हम लोगों का इस साल के एंड में एडवांस 1,70,000 है, जिसमें हमें पता है 1,70,000 एडवांस कैसे आया? 2 लाख में जो एडवांस 1,50,000 इस साल का इनकम जनरेट हो गया, बाकी 50,000 जो है वो 2021 से रिलेटेड है। तो 2021 का एडवांस है, लेकिन क्लोजिंग एडवांस में तो ये 20,000 भी इंक्लूडेड होगा कि हमारा एडवांस कितना बच रहा है। तो एडवांस 2021 का हमारे पास 50,000 का है। ठीक है, और बाकी 1,20,000 और भी है। तो ये 50,000 हम लोगों ने कब रिसीव किया था? ये तो ओपनिंग से ही हमारा एडवांस था, मतलब 18-19 में रिसीव किया होगा। बात को समझो, यहाँ पर 14-19 में ओपनिंग एडवांस 2 लाख दिख रहा है, जिसमें से 1,50,000 जो है वो 1920 का है, और 2021 का जो है वो 50,000 है। तो ये रिसीव कब हुआ था? 18-19 में। तो एडवांस के तौर पे रिसीव हुआ था 18-19 में, 19-20 का और 2021 दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पर 18-19 में एडवांस रिसीव हुआ था 50,000 जो रिलेटेड टू 2021 है, और बाकी जो बैलेंस आ रहा है वो 1920 का होगा। ठीक है, या फिर तुम लोग डायरेक्टली भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब ये दोनों को ऐड कर देते हैं, ये हो गया 3,20,000। ठीक है, और यहाँ पर माइनस करने से आ जाएगा 1,20,000। अब इसको क्या लिखना चाहिए? ये तो 1,20,000 हो गया। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? बाई साइड में बैलेंस आ रहा है तो इसको हम लोग बाई बाई तो लिख देंगे, लेकिन इसका एंट्री का मतलब क्या होगा? ठीक है, इसका एंट्री का मतलब होगा बाई लिख दिया। अब एडवांस है, ठीक है, तो कस्टमर से जब एडवांस लेते हैं तब क्या एंट्री आता है? बाई बैंक या कैश। ठीक है, तो इसका मतलब करेंटली हम लोगों ने एडवांस लिया है 1,20,000, और इसका प्रूफ देखो मैंने यहाँ पर दिखा दिया। करेंटली एडवांस इतना हुआ है ना, यही वाला 1,20,000 यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर लॉजिकली सोचोगे तो क्लियरली ये अकाउंट से तो समझ में आएगा ही, पोस्ट करके बाकी भी समझ में आएगा। सिंपल सा बात था कि हम लोगों ने जब 1920 ईयर स्टार्ट हुआ, 1920 ईयर्स जब स्टार्ट हुआ, यानी 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 का बात हो रहा है, तब ईयर के स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने देखा हमारे पास 2 लाख रुपए का एडवांस पड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखो 2 लाख रुपए का एडवांस पड़ा हुआ है, और हम लोगों ने चेक किया कि ये एडवांस कब लिया था हम लोगों ने। तो अगर मेरे ईयर के स्टार्टिंग में ही मेरे पास एडवांस है तो ये मैंने पहले ही लिया होगा, तभी ना मेरे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये मैंने 18-19 में लिया होगा। फिर मैंने देखा ये 2 लाख जो मैंने एडवांस पैसा लिया था उसमें से तो 1,50,000 ये इसी साल के लिए इनकम, इसी साल का था जो मैंने एडवांस के तौर पे लिया था। ठीक है, ये देखो इस साल हम लोगों ने इसे सेल में ट्रांसफर कर दिया। और एक चीज देखा तो बाकी जो हम लोग का 50,000 पड़ा हुआ है वो नेक्स्ट एडवांस नेक्स्ट ईयर का है, 2021 के लिए लिया हुआ है। लेकिन लिया कब है? 18-19 में। इसीलिए देखो 18-19 में 50,000 का एडवांस लिया हुआ है जो रिलेटेड विद 2021 है। ठीक है, लेकिन हमारा क्लोजिंग एडवांस बोल रहा है 1,70,000, तो इसका मतलब और भी हमारे पास 1,20,000 का एडवांस रहा होगा। अब ये कब लिया होगा? ये ड्यूरिंग द ईयर लिया होगा। इसीलिए देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये एंट्री जनरेट हो गया। 1,20,000 हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब एडवांस लिया है, क्योंकि क्लोजिंग हमें 1,70,000 क्वेश्चन बता रहा है। अच्छा, अब ये तो हम लोगों ने एक अकाउंट बनाया, जरूरत था इसीलिए। यहाँ पर अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल मनी रिसिप्ट कितना है। यहाँ पर लिखते हैं टोटल मनी रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कैश कैश कितना रिसीव हुआ है। ठीक है, हमें ड्यूरिंग द ईयर का इनकम नहीं दिखाने बोला है, बोला है कि मनी रिसिप्ट कितना है, मतलब पैसा कितना आया है। तो कैश सेल करके हमारे पास पैसा आया ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 1920 का बात हो रहा है। कैश सेल ड्यूरिंग द ईयर ऐसे लिख देते हैं, कैश सेल ड्यूरिंग द ईयर। कैश सेल किया और हमारे पास 5 लाख रुपीज का अमाउंट जनरेट हुआ।
हम लोग को कैश इनफ्लो दिखाने के लिए बोला है, कभी का भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और देखो इस साल 1,20,000 हम लोगों ने कस्टमर से एडवांस लिया है, तो इसको भी ऐड कर देंगे, एडवांस फ्रॉम कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर। ये है 1,20,000 हम लोगों ने चेक करके देखा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 6,20,000 टोटल, इतना हम लोगों का कैश रिसिप्ट हुआ है, ठीक है। देखो क्योंकि 2 लाख था वो तो पहले ही हुआ था एडवांस, जब हम लोगों ने ईयर स्टार्ट किया तब हमारे पास 2 लाख था। हमें पूछा है इस साल हमारे पास कितना कैश इनफ्लो हुआ, तो 5 लाख का कैश से। और यहाँ से हम लोगों ने चेक करके देखा कि एडवांस जो था वो तो हमारे इस साल का कुछ है और नेक्स्ट ईयर का, तो इस साल तो ये रिसीव नहीं हुआ है, पहले से रिसीव हो रखा है, ठीक है। लेकिन इस साल का क्लोजिंग एडवांस बता रहे 1,70,000, लेकिन 2 लाख में से तो 1.5 लाख इस साल का इनकम में चला गया, 20,000 बोल रहा है 2021 का, फिर 1,70,000 क्यों आ रहा है क्लोजिंग में एडवांस? इसका मतलब हम लोगों ने फिर से कोई एडवांस लिया है, तो 1,20,000 का एडवांस का एंट्री भी मैंने बताया, कैश और बैंक टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। तो ये 1,20,000 ये हम लोग का हो गया एडवांस फ्रॉम कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर, तो टोटल कैश इनफ्लोज हो जाता है 6,20,000, ठीक है, इस तरह से हो। अच्छा, अब हम लोग ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज हैं और ट्रू फॉल्स है, वो भी बता देते हैं, देख नॉलेज के लिए। अच्छा, यहाँ पर पहले है ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स का देखो। अच्छा, यहाँ पर बोला है द इनकम, यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स। अच्छा, द इनकम स्टेटमेंट shows either net profit or net loss for a particular period, तो ये ट्रू है कि फॉल्स? ऑब्वियसली ट्रू है। इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है ट्रेडिंग पीएल, ठीक है। जो हम लोग स्टार्टिंग में जब पढ़ रहे थे तब मैंने ये सारा चीज डिस्कस किया हुआ है। तो ट्रेडिंग पीएल का मतलब, ट्रेडिंग पीएल को बोला जाता है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को बोला जाता है पोजिशनल स्टेटमेंट, ठीक है। तुम लोगों ने अगर नोट डाउन किया है तो तुम लोग के कॉपी में भी होना चाहिए। तो ट्रेडिंग पीएल हमें क्या बताता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करके हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो भी होगा बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस वो हमें पता चल जाएगा। तो इसका मतलब पहला वाला आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, 1 का आंसर ट्रू हो जाएगा। सेकेंड वाला क्या बोला है, देखो गेन फ्रॉम द सेल और एक्सचेंज ऑफ एसेट आर नॉट कंसिडर्ड एज द रेवेन्यू फ्रॉम द बिजनेस। बोल रहा है कि गेन फ्रॉम द सेल और एक्सचेंज ऑफ एसेट, बोल रहा है कि अगर हम लोगों को कुछ इनकम हुआ है, गेन का मतलब अर्निंग हुआ है, ठीक है, फ्रॉम सेल और एक्सचेंज ऑफ एसेट, अगर हम लोग एसेट बेच रहे हैं, आर नॉट कंसिडर्ड एज द रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस, ठीक है। रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस का मतलब क्या होता है, देखो रेवेन्यू का मतलब होता है सेल बेसिकली, ठीक है। बिजनेस में सेल बोल के हम लोग क्या दिखाते हैं, बिजनेस में सेल बोल के हम लोग सिर्फ उसे ही दिखा सकते हैं जो हम लोगों का मतलब जैसे देखो हम एक एग्जांपल देते हैं, किसी का ग्रोसरी शॉप है, ठीक है। तो वो ग्रोसरी का प्रोडक्ट बेच के जो अर्निंग करता है डे टू डे के बेसिस पे, रेवेन्यू का मतलब ही होता है डे टू डे बेसिस पे जो अर्निंग होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू, ठीक है। और कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब होता है, मान लो किसी के फैक्ट्री में जो है बिस्किट्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, बिस्किट्स मैन्युफैक्चरिंग का है, तो बिस्किट्स बेच के उसे जो अर्निंग होगा वो उसका रेवेन्यू है। लेकिन मान लो फैक्ट्री का जो मशीन था वो पुराना हो गया है और उसने वो मशीन को बेच दिया, बेच के कुछ अर्निंग आ गया, तो वो फिक्स्ड एसेट बेच रहा है। तो फिक्स्ड एसेट बेचना तो उसका काम नहीं है, उसका मशीन खराब हो गया, उसने सोचा बेच देते, नया मशीन ले लेते, रिक्वायरमेंट है, तो वो हो जाता है कैपिटल, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होता है। अच्छा, अब हमें यहाँ बोल रहा है कि गेन फ्रॉम द सेल और एक्सचेंज ऑफ एसेट आर कंसीडर्ड एज आर नॉट कंसीडर्ड एज रेवेन्यू फ्रॉम द बिजनेस। लेकिन देखो यहाँ पर हमें एसेट में बोला नहीं है कि ये फिक्स्ड एसेट है कि करेंट एसेट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग का एसेट बोला है, तो एसेट में तो करेंट एसेट भी आ सकता है, ठीक है। करेंट एसेट मतलब हमारा स्टॉक को इंक्लूड करेगा, स्टॉक यानी जो हमारे बिजनेस
जिस चीज का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं उसका ही स्टॉक, ठीक है, वो हम लोग बेच सकते हैं, बेच के हमारा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो इसीलिए ये जो बोला है नॉट कंसिडर्ड एज द रेवेन्यू, तो ये हम लोग फॉल्स बोलेंगे, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हमें क्लियरली नहीं बोला है कि एसेट हम लोग का करंट है कि फिक्स्ड है। अगर बोलेगा कि गेन फ्रॉम सेल और एक्सचेंज ऑफ फिक्स्ड एसेट अगर बोलेगा तो फिर हम लोग इसको बोलेंगे ये नॉट कंसिडर्ड एज रेवेन्यू होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्लियरली नहीं बोला है तो इससे हम लोग फॉल्स लिखेंगे, क्योंकि फिक्स्ड एसेट होगा तभी ये रेवेन्यू नहीं होगा, अगर करंट एसेट है तो फिर रेवेन्यू होगा। मतलब एक्चुअली ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, इसका ट्रू फॉल्स अगर बोलो तो हमें ये एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा देना चाहिए। देखो हम यहाँ पर दिखाते हैं, इसीलिए किस तरह से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आंसर तो है इसीलिए हम एक बार पढ़ के बता देते, मतलब इसमें क्लियरली बताना चाहिए था। तो इसका एक्सप्लेनेशन एक बार दिखा देते हैं तुम लोग को तो क्लियर हो जाएगा, और भी अभी लिखवाएंगे तो बेकार में टाइम जाएगा। ये देखो यहाँ पर क्या बोला है, गेन्स फ्रॉम द सेल और एक्सचेंज ऑफ एसेट आर कंसिडर्ड एज रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस, ठीक है। अगर हम लोग एसेट बेचते हैं, ठीक है, सेल करते हैं एसेट, अब एसेट का मतलब क्या है, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, वो तो हमें क्लियरली नहीं बताया है ना। अगर करंट एसेट होगा तो रेवेन्यू, फिक्स्ड एसेट है तो रेवेन्यू नहीं होता है, इसीलिए देखो यहाँ पर इंक्लूड किया है, बट दिस रेवेन्यू नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस सो इट इज कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन अगर ये हम लोगों का जो मतलब बट दिस रेवेन्यू, अगर ऐसा सेल नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मली फिक्स्ड एसेट मशीन वगैरह बेचना हमारा काम नहीं है, अगर हम लोग ऐसा कुछ बेच रहे हैं तो ये कैपिटल रिसिप्ट होगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं बेच रहे तो ये हम लोग का रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। मतलब जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो वो सेल करने से रेवेन्यू, इसके अलावा कुछ भी सेल कर लो वो फिक्स मतलब कैपिटल रिसिप्ट होगा। अब डिपेंड करता है, जैसे मान लो किसी का कार का शोरूम है तो वो कार बेच रहा है, तो वो उसके लिए करंट मतलब वही उसका रेवेन्यू है। लेकिन कोई कार को एज ए फिक्स्ड एसेट यूज कर रहा है तो फिर वो उसका कार खरीदने का मतलब उसके लिए फिक्स्ड एसेट खरीदना हुआ, उसके लिए कभी भी वो मतलब जो है रेवेन्यू इनकम नहीं होगा, ठीक है। वो मतलब जो कार बेच रहा है डिपेंड करेगा कि कार क्या उसके पास कार का स्टॉक है तो फिर वो रेवेन्यू होगा, अगर उसके पास कार उसका स्टॉक नहीं है तो नहीं होगा। जैसे मान लो कोई बिल्डर अगर बिल्डिंग फ्लैट्स वगैरह बेचता है तो वो उसके लिए होता है उसका रेवेन्यू इनकम, ठीक है। अभी हम जिस फ्लैट में है अगर हम इसको बेच देते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये मेरा कभी रेवेन्यू नहीं है क्योंकि फ्लैट बेचना मेरा काम नहीं है, ठीक है। हम अपना फिक्स्ड एसेट अगर बेचते हैं तो वो मेरा कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बोला था गेन फ्रॉम सेल और एक्सचेंज ऑफ एसेट आर नॉट कंसिडर्ड एज द रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। अच्छा यहाँ पर एक्चुअली इसको हम लोगों ने इसीलिए फॉल्स माना है क्योंकि यहाँ पर क्लियरली हमें दिया नहीं है, ठीक है, फिक्स्ड होगा कि करेक्ट होगा, इसी वजह से। अच्छा अब देखो बोल रहा है द सैलरी पेड इन एडवांस, अगर हम लोग सैलरी एडवांस में पे कर रहे हैं इज नॉट एन एक्सपेंस, सैलरी एडवांस में पे करना एक्सपेंस नहीं है, इट नाइदर रिड्यूसेस एसेट नॉर इंक्रीजेस लायबिलिटी। अच्छा तो सैलरी एडवांस में पे करना पहला बात है एक्सपेंस नहीं होता है। हम लोग अगर अपना सैलरी एम्प्लॉय को एडवांस पे दे रहे हैं तो ये हमारे लिए पहला बात है कि एसेट होगा, ठीक है। हम लोगों का खर्चा, मान लो हम लोग एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं तो ये अप्रैल चल रहा है, हम लोगों ने सपोज मई और जून का भी अप्रैल में ही सैलरी दे दिया तो हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, वो एसेट हो जाएगा। कैसा एसेट, करंट एसेट हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है ये लाइन तो सही है, इसके हिसाब से तो ट्रू ही होना चाहिए, द सैलरी पेड इन एडवांस इज नॉट एन एक्सपेंस। फिर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या दिया वो भी पढ़ लेते, उसके हिसाब से पूरा आंसर होगा। बिकॉज इट नाइदर रिड्यूसेस एसेट, क्योंकि ये एसेट को रिड्यूस नहीं करता है, और नॉट इंक्रीजेस लायबिलिटी। तो पहला बात है कि यहाँ पर जब सैलरी एडवांस में पे कर रहे हैं तो ये एसेट को रिड्यूस नहीं करता है, बिल्कुल ये एसेट को इंक्रीज करता है, करंट एसेट को बढ़ाता है। इसीलिए फाइनल अकाउंट्स में करंट एसेट में तुम लोग लिखते हो एडवांस, अगर कुछ भी एडवांस पेड वगैरह करते हैं, और ये लायबिलिटी को भी नहीं इंक्रीज करता है। ऑब्वियसली लायबिलिटी से इंक्रीज नहीं होता है। अगर हम लोग अपने एम्प्लॉय को एडवांस में सैलरी दे रहे हैं तो हम लोग ये एंट्री करते हैं एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाता है, कैश या बैंक, ठीक है। तो लायबिलिटी कैसे इंक्रीज होगा, कैश या बैंक जाना तो रियल अकाउंट है, तो यहाँ से तो एसेट जो है करंट एसेट हमारा जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा एसेट उतने से बढ़ भी रहा है, करंट एसेट देखो एक जैसे कैश जा रहा है कैश या बैंक, उतने से ही हमारा करंट एसेट बढ़ भी रहा है क्योंकि एडवांस पे करना हमारे लिए एसेट होता है। तो ये हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए, ये हम लोग का ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फोर्थ नंबर वाला देखो क्या बोल रहा है, ए लॉस
is an expenditure which does not bring any benefit to the concern. बोल रहा है कि लॉस जो है वो एक एक्सपेंडिचर की तरह है which does not bring any बेनिफिट टू द कंसर्न। करेक्ट। अगर कुछ लॉस होता है बिजनेस में तो वो एक तरह का एक्सपेंडिचर ही होगा, तभी तो हम लोग इसे डेबिट करते हैं। डेबिट का रूल्स क्या है? ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो लॉस भी हम लोग का क्या है? वन टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर है, ठीक है, विच डू नॉट ब्रिंग एनी बेनिफिट टू द कंसर्न। तो लॉस से कंसर्न को मतलब एंटिटी को या ऑर्गेनाइजेशन को किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो सही बात है, तो फोर्थ का आंसर भी हम लोग का ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ का ट्रू हो गया। चलो फिफ्थ वाला देखते हैं क्या बोल रहा है। ऑल लाइबिलिटीज व्हिच बिकम ड्यू फॉर पेमेंट विद इन द ईयर आर क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म। नहीं, ये तो कभी नहीं होगा। ये तो तुम लोग एकदम बेसिक में ही पढ़े होंगे कि लॉन्ग टर्म का मतलब होता है मोर देन 12 मंथ्स, ठीक है। अगर हम लोग का कोई भी ऑब्लिगेशन जिसे हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं पे ऑफ करने का, वो अगर 12 मंथ से ज्यादा का है तो इससे हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म। और लेस देन इक्वल टू अगर 12 मंथ्स है, मतलब 12 मंथ्स या 12 मंथ से कम के अंदर हमें कोई भी ऑब्लिगेशन पे ऑफ करना है, तो वो हम लोग का शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होता है या करंट लाइबिलिटी होता है। तो ऑल लाइबिलिटी व्हिच बिकम ड्यू फॉर पेमेंट विद इन द ईयर मतलब तो लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स हो गया। तो इसे हम लोगों को बोलना चाहिए शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, लेकिन यहाँ बोला है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, तो गलत है। इसका मतलब ये फॉल्स होगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर का हम लोग का फॉल्स होगा आंसर। सिक्स्थ नंबर में क्या बोला है? द टर्म करेंट एसेट इज यूज्ड टू डिजाइन कैश designated cash or other asset or resources which are reasonably expected to be realized or sold or consumed within 1 year। फिर से पढ़ के बता देते हैं। देखो यहाँ पर बोल रहा है करंट एसेट। करंट एसेट का मतलब क्या होता है? करंट एसेट का मतलब होता है जो जैसे कि डेटर, पहले एग्जांपल बता देते हैं। डेटर होता है करंट एसेट, स्टॉक होता है करंट एसेट। करंट एसेट मतलब रिसीवेबल जो विद इन 1 ईयर में हो जाएगा, जैसे डेटर से 1 ईयर के अंदर पैसा मिल जाएगा, ठीक है। स्टॉक जो इजीली ट्रांसफरेबल इनटू कैश होना चाहिए, वो सारी चीज करंट एसेट होते हैं जो कि इजीली ट्रांसफरेबल इनटू कैश है, लाइक बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, ये इजीली ट्रांसफरेबल इनटू कैश है। डेटर इजीली ट्रांसफरेबल इनटू कैश है, और ये सारे रिसीवेबल्स विद इन 1 ईयर में होते हैं नॉर्मली। तो ये देखो, द टर्म करंट एसेट इज यूज्ड टू डेजिग्नेट कैश एंड अदर एसेट और रिसोर्सेस। कैश के अलावा अदर एसेट, जैसे कि मैंने बोला डेटर, ठीक है, और क्या बोला? बिल्स रिसीवेबल बोला, ठीक है, और रिसोर्सेस व्हिच आर रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड और सोल्ड और कंज्यूम्ड विद इन 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर ये सब हमारा सोल्ड मतलब स्टॉक का बात हो रहा है। अगर सोल्ड का बात होगा तो कौन सा एसेट का बात होगा? स्टॉक, मतलब जो 1 ईयर के अंदर सेल हो जाना चाहिए लाइक स्टॉक, या फिर कंज्यूम हो जाना चाहिए लाइक रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल भी हम लोगों का करेंट, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसके लिए रॉ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम विद इन 1 ईयर, ठीक है। एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड यानी कि डेटर, बिजनेस का डेटर, वो 1 ईयर के अंदर, अगर कोई डेटर आज कुछ भी खरीद के लेके जा रहा है 10 साल बाद देगा, थोड़ी ना ऐसा होता है। डेटर सारा 1 साल के अंदर रियलाइज्ड होना चाहिए। स्टॉक भी 1 साल के अंदर बिकना चाहिए। अगर किसी का बिजनेस में 1 साल में कुछ भी स्टॉक नहीं बिक रहा है तो फिर बिजनेस किस चीज का? फिर तो वो बिजनेस से बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये आंसर जो है ये हमें बेसिकली करंट एसेट को डिफाइन कर रहा है, ये जो लाइन यहाँ पर दिए हुए है। तो इसका मतलब ये 6th नंबर का आंसर हम लोग का ट्रू हो जाएगा, ठीक है। 6th नंबर का आंसर हम लोग का ट्रू हो गया। यहाँ पर बोला था कि करंट एसेट ऐसा एक टर्म है जो कैश को डिजाइन करता है, डेजिग्नेट करता है, और बाकी एसेट्स को या फिर रिसोर्सेस को डेजिग्नेट करता है किस तरह से? रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड, या तो उससे रियलाइजेशन हो जाए उस अदर एसेट से लाइक डेटर, या फिर सोल्ड हो जाए यानी कि स्टॉक कंज्यूम हो जाए जैसे कि रॉ मटेरियल 1 ईयर के अंदर। अगर ये सब कंडीशंस फुलफिल हो जाता है तो हम लोग उसे करंट एसेट बोलते हैं। सही बात है, तो इसलिए इसका आंसर मैंने ट्रू किया, ठीक है। 7th का देखो क्या बोल रहा है। एन एसेट गिव राइज टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। एसेट जो है वो खर्चे को बढ़ाता है व्हेन इट इज एक्वायर्ड, जब ये खरीदा जाता है, ठीक है। जब कोई एसेट हम लोग खरीदते हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर होता है। सही बात है, जब भी एसेट खरीदोगे तो पैसा जाएगा, खर्चा होगा। एंड टू एन एक्सपेंस व्हेन इट इज कंज्यूम्ड, ठीक है। और एक्सपेंस भी होता है जब इसे हम लोग कंज्यूम्ड करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रू होता है। तो एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में फर्क इतना है कि एक्सपेंडिचर मतलब हो जाता है कि जब हम लोग कुछ पेमेंट करके कुछ ला रहे हैं, दैट इज एक्सपेंडिचर। अब जब उस एक्सपेंडिचर करके जो हम लोगों ने लाया, फिर धीरे धीरे जब हम लोग उसे कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, जितना जितना कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं उतना एक्सपेंस कहलाता है, ठीक है। उतना अमाउंट हमारा एक्सपेंस कहलाता है। तो एसेट जब परचेज होता है तब बेसिकली क्या होता है?
कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। और जब एसेट को हम लोग यूज करना स्टार्ट करते हैं तब वहां पर हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। जैसे कोई भी मशीन खरीद लिया तो मशीन खरीदने से एक्सपेंडिचर हुआ। अब उस मशीन का जब हम लोग खर्चा डिप्रिशिएशन के फॉर्म में पीएल में चार्ज करते हैं, ठीक है, तब हम लोग उसे बोलते हैं एक्सपेंस, ठीक है। जैसे कि मान लो 1 लाख का एक हम लोगों ने मशीन खरीद लिया और उस पर डिप्रिशिएशन फर्स्ट ईयर चार्ज किया 10,000, ठीक है। तो ये 1 लाख जो है ये होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है। और ये 10,000 जो है एक्सपेंस है। एक्सपेंस मतलब खरीदने के बाद जितना जितना कंज्यूम हो रहा है इन द मॉनिटरी टर्म उसे जब एक्सप्रेस कर रहे हैं तब हम लोग उसे एक्सपेंस बोलते हैं। तो ये वाला भी पॉइंट सही बताया है इन्होंने, तो 7th का भी हम लोग का आंसर ट्रू हो जाएगा। अच्छा, फिर 8th नंबर देखो क्या बोला है। द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। क्या बोल रहा है देखो, द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस का दो साइड होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हम लोग अकाउंट्स का नाम लिखते हैं, पहला डेबिट दूसरा क्रेडिट। डेबिट साइड में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंस और एसेट के अकाउंट को। क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं, इनकम और लाइबिलिटी अकाउंट को, ठीक है। अब क्या बोला है, इफ द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। बैलेंस ऑफ एन अकाउंट क्यों बोल रहा है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, जैसे मान लो हम लोगों ने एक एंट्री किया, जैसे बिजनेस में नॉर्मल एंट्री कैश टू कैपिटल, मतलब कैपिटल इंट्रोडक्शन का। फिर मान लो हम लोगों ने सेल किया तो परचेस किया, परचेस टू क्रेडिटर, ठीक है। ऐसे एंट्री करने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, लेजर पोस्टिंग करेंगे। जैसे कैश लेजर बनेगा, कैपिटल, परचेज, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर का लेजर। अब ये लेजर जब हम लोग क्लोज करेंगे उसका जो बैलेंस रहता है उसी बैलेंस को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। जैसे मान लो एक कैश अकाउंट बना है, ठीक है। तो कैश अकाउंट का मान लो इधर है 100, इधर है 200, ठीक है। इधर 200 है, इधर यहाँ पर मान लेते हैं कि हम लोग का कितना है 500 है, ठीक है। तो इधर 300 आ जाएगा। तो एक्चुअली कैश का ये ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, हम इसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मान लो ये कैश अकाउंट है, ठीक है। हम लोगों ने मान लो कैश सेल किया है, तो कैश टू सेल्स यहाँ पर हो गया 2000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। तो ये बाई बैलेंस सीडी 2000 आ जाएगा। इसको अगर क्लोज करते हैं और इसमें और कोई एंट्री नहीं है, तो जब ट्रायल बैलेंस में इस कैश अकाउंट को लिखेंगे तब हम लोग ये 2000 लिखेंगे। और क्योंकि कैश हमारा एसेट होता है तो ये डेबिट साइड में 2000 जाएगा। इस तरह से ट्रायल बैलेंस बनता है। अब क्या बोले, इफ द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में कुछ अकाउंट का बैलेंस, जैसे कि कैश अकाउंट का बैलेंस दिखाया है, of the trial balance where the benefit has already expired, then it is treated as an expense, ठीक है। बोल रहा है कि डेबिट बैलेंस, तो डेबिट साइड में अगर बोल रहा है कि ट्रायल, इफ द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, मतलब डेबिट अकाउंट का बैलेंस बता रहा है, वेयर द बेनिफिट हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड, ठीक है, जिसका बेनिफिट खत्म हो गया है। जैसे कि मान लो एसेट का डेप्रिसिएशन चार्ज करते 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 एसेट का वैल्यू 0 हो गया है, देन इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, ठीक है। तो ये पूरा खर्चा हो जाएगा। जैसे मान लो 1 लाख का एसेट, अगर हम लोग उस पे 10,000 करके डिप्रिसिएशन चार्ज करें तो पहले एक्सपेंस 10,000, एक्सपेंडिचर 1 लाख, आफ्टर दैट फिर से 10,000 अगर होगा तो ये देखो ये बता रहा है क्वेश्चन, 1 लाख का एसेट था फॉर एग्जांपल, 10,000 डेप्रिसिएशन था तो ये 90,000 आ गया बैलेंस। ये क्या है, एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर। और ये क्या था, एक्सपेंस। अगेन एक्सपेंस 10,000, 80,000 आ गया, अगेन एक्सपेंस 10,000, ऐसे करके बोल रहा है कि वेयर द बेनिफिट इज ऑलरेडी एक्सपायर्ड, मतलब इससे जो भी बेनिफिट लेना था अगर ये एक्सपायर्ड हो जाता है तो फिर ये पूरा का पूरा एक्सपेंस, मतलब जब ये 1 लाख ऐसे राइट ऑफ करते करते खत्म हो जाएगा। जैसे 80 से 10 गया 70, फिर 10 माइनस हो गया 60, फिर 10 माइनस हो गया 50, देन 40, 30, 20, 10 और 10 माइनस 10 0। तो बोला जाएगा कि ये पूरा 1 लाख हम लोग का इन दैट केस एक्सपेंस में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। जब तक इसका बेनिफिट पूरा यूज नहीं होता है तब तक ये एक्सपेंडिचर रहेगा, ये पार्ट पार्ट में एक्सपेंसेस। जब पूरा बेनिफिट यूज हो जाएगा तब हम लोग इसे बोलते हैं कि ये पूरा हमारा खर्चा हो गया, मतलब खत्म, बेनिफिट लेने के लिए और कुछ भी नहीं बचा है, तो ऑल एक्सपेंडिचर बिकम एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये हम लोग का ट्रू बताया है यहाँ पर। तो 8th नंबर में वही बताया जो मैंने अभी समझाया तुम लोग को, तो ये भी हम लोग का ट्रू हो जाएगा। अच्छा, 9th नंबर में देखो, सेल्स लेस
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। सेल से अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर देते हैं तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो ये तो ट्रू है, ठीक है। सेल्स से जैसे मान लो हम लोगों ने सेल किया है 120 में कोई एक प्रोडक्ट, ठीक है, जिसका सीओजीएस था। अब सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब इसका मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज का मतलब हमारे पास कितना स्टॉक था और अभी हम लोगों ने कितना खरीदा, ये दोनों मिला के होता है अवेलेबिलिटी सेल का, ठीक है। हमारे पास कितना अवेलेबल प्रोडक्ट है जिसे हम लोग बेच सकते हैं, और जितना नहीं बेचा वो क्लोजिंग स्टॉक। तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया जितना बेचा हम लोगों ने। और अब हम लोगों ने मान लो प्रोडक्ट जो बेचा है 120 में वो खरीदा था 100 में, और जिसमें खरीदते हैं हम लोग उसे हम लोग कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जब ये बिक जाएगा ये हो गया बिकते हुए सामान का कॉस्ट, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो गुड सोल्ड का कॉस्ट है 100 और सेल हुआ है 120 में, तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 20। और इस प्रॉफिट को ही ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्टॉक बेच के जो प्रॉफिट आता है उसे ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाता है। तो इसका मतलब सेल्स लेस सीओजीएस, यानी जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बताता है बेसिकली हमें, ये हो गया हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट। तो 9th नंबर का भी हम लोग का ट्रू होगा। अच्छा, 10th का देखो क्या बोल रहा है, द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं एक से, ट्रेडिंग अकाउंट का ये हम लोग का डेबिट साइड, ये हम लोग का क्रेडिट साइड। बोल रहे हैं डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एक्सीड्स इट्स क्रेडिट साइड, मतलब इधर ज्यादा है, मान लो इधर 200 है, इधर मान लो 150 है, देन बैलेंस इज ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये बैलेंस क्या ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, बैलेंस तो इधर आएगा, इधर आने से तो ग्रॉस लॉस आ रहा है, ठीक है। तो ये फॉल्स है ना, इसका मतलब ये फॉल्स है, पढ़ के ही समझ में आ रहा है, चेक करके देख सकते हैं हम लोग खुद से लिख के, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो 10th नंबर का आंसर हमारा फॉल्स हो गया। अच्छा, 11 नंबर में क्या बोला है देखो, द प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इज डेबिटेड टू सन्ड्री डेटर अकाउंट। नहीं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट हम लोग पीएल में चार्ज करते हैं, ठीक है। हम लोग जब प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट करते हैं तो ऐसे लिखते हैं टू पीबीडीडी, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट टू सन्ड्री डेटर अकाउंट नहीं, डेबिटेड टू पीएल होता है, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट जो है वो डेबिटेड टू पीएल होता है, और बैलेंस शीट में ये क्या होता है, डेटर के हेड से डिडक्ट होके लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन इसका एंट्री कैसे होता है, पीबीडीडी टू पीएल। तो ये प्रॉफिट से हम लोग इसे प्रॉफिट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रोविजन, और एंट्री भी दिख रहा है पीएल टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो 11th नंबर का आंसर हम लोग का फिर फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिर गलत बोल रखा है इन लोगों ने। अच्छा, 12th नंबर, the provision for discount on creditor is often not provided in keeping with the principle of conservatism, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, कंजर्वेटिज्म अप्रोच का मतलब होता है कि फ्यूचर में अगर कोई लॉस होगा ऐसा हमें लगता है तो उसका लॉस हम लोग आज ही रिकॉर्ड करते हैं। ये अकाउंट्स का एक अप्रोच है जिसे बोला जाता है कंजर्वेटिज्म अप्रोच, जो कि बोल सकते हो ह्यूमन बीइंग का एक नॉर्मल नेचर है, ठीक है। हमें अच्छा ही उतना नहीं दिखता है जितना हमें बुरा दिख जाता है, ठीक है। मतलब हम लोग नेगेटिव ज्यादा हो जाते हैं, पॉजिटिव नहीं हो पाते। और अकाउंट्स भी वैसे ही बना है क्योंकि इंसानों ने बनाया तो उसी हिसाब से बन चुका है। तो कंजर्वेटिज्म अप्रोच का मतलब है कि फ्यूचर का कुछ लॉस है आज ही रिकॉर्ड करो, फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट है रिकॉर्ड मत करो, ठीक है। कंजर्वेटिज्म का मतलब है फ्यूचर का लॉस, अगर फ्यूचर में कुछ लॉस दिख रहा है तो आज ही रिकॉर्ड कर लो, बट फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट दिख रहा है तो उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। पहले तो ये समझ लो कि कंजर्वेटिज्म अप्रोच क्या है, ये होता है कंजर्वेटिज्म अप्रोच। अब क्या बोल रहा है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, ठीक है। ये हम लोग का प्रॉफिट है, अगर क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलता है तो ये हमारा कोई लॉस या एक्सपेंस नहीं है। तो इसीलिए ये प्रोवाइडेड इन कीपिंग, बोल रहे द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रेडिटर इज ऑफन नॉट प्रोवाइडेड। हम लोग कभी कभी प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर क्रिएट नहीं करते हैं क्योंकि कंजर्वेटिज्म अप्रोच के चलते। सही बोला है, कंजर्वेटिज्म अप्रोच बोल रहा है फ्यूचर में अगर प्रॉफिट होगा तो रिकॉर्ड मत करो। तो क्रेडिटर से अगर हमें डिस्काउंट मिलेगा उसका प्रोविजन करने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारा प्रॉफिट है। कौन बताता है,
प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, फ्यूचर में कोई गेन होने वाला है उसे रिकॉर्ड करके रखने का जरूरत नहीं। जैसे डेटर प्रोविजन बना रहे तो जरूरी थोड़ी ना है कि 5% डेटर सच में ही मुझे पैसा नहीं देगा, ये तो मेरा एक एस्टिमेशन है, लेकिन मुझे अगर लग रहा है फ्यूचर में लॉस होगा तो आज ही रिकॉर्ड कर लेने बोल रहा है। कौन बोल रहा है? कंजर्वेटिज्म अप्रोच, आज ही रिकॉर्ड करो। तो प्रोविजंस अगर डेटर के ऊपर बन रहा है जो कि रिसीवेबल है तो हमें बनाना पड़ेगा, मैंडेटरी है। लेकिन अगर हमें डिस्काउंट मिलेगा क्रेडिटर से, ऐसा हमें लग रहा है, तो उसके लिए प्रोविजन बनाने का जरूरत नहीं, क्योंकि क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलना हमारा एक अर्निंग है, ठीक है। तो द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर इज ऑफन नॉट प्रोवाइडेड इन कीपिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। सही बात है, ठीक है। कंजर्वेटिज्म अप्रोच के चलते हम लोग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर कभी कभी अगर क्रिएट ना भी करें तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर बोल रहा है द बैड डेट रिटर्न ऑफ एज द डेट्स, मतलब डेटर रिटर्न ऑफ एज बैड, बैड डेट बोल के डेटर को राइट ऑफ कर दिया गया। इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली, मतलब कोई एक डेटर था जिसने पैसा नहीं दिया, हम लोगों को लगा कि और कभी पैसा नहीं देगा, हम लोगों ने इसे बैड डेटर बोल के अपने अकाउंट में एंट्री करके इसका खाता क्लोज कर दिया, ठीक है। अब अचानक से ये पैसा दे दिया, इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली आर क्रेडिटेड टू डेटर अकाउंट, तब इसका एंट्री क्या होता है? जब हमें अचानक से पैसा मिल जाता है जो बैड डेप्ट हो गया उससे, तो हमारा एंट्री ऐसे होता है, कैश टू बैड डेप्ट रिकवरी, ठीक है। बैड डेप्ट रिकवरी, वहां पर डेटर का कोई कंसेप्ट नहीं आता है। उसका रीजन सुनो, जब हम लोगों ने किसी डेटर को सेल किया होगा तब एंट्री ऐसा हुआ होगा, डेटर टू सेल। अब देखो उधार में बेचोगे तभी ना बैड डेप्ट होगा, अगर कैश सेल किया होगा तब तो बैड डेप्ट का कोई चांसेस नहीं। अब अगर बैड डेप्ट हो गया तब एंट्री क्या होगा? तब एंट्री ऐसे होता है, बैड डेप्ट टू डेटर। ये हो गया, ठीक है। हम लोगों ने बैड डेट टू डेटर करके डेटर को क्लोज कर दिया। देखो डेटर डेबिट डेटर क्रेडिट क्लोज हो गया, नेट एंट्री हुआ बैड डेट टू सेल, मतलब ऐसा सेल जिसे करके हमारा बैड डेट हुआ है, मतलब डेटर बेकार था जो पैसा नहीं दिया। अब ऐसा हमें लगा, प्रूफ भी था कि हाँ बैड डेट होगा, हम लोगों ने एंट्री पास कर दिया, अचानक से उसने पैसा दे दिया, हो सकता है अच्छा इंसान था तब प्रॉब्लम में था, दे दिया, तो एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैड डेट रिकवरी होगा, ठीक है। टू बैड डेट रिकवरी लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो बोला है ना क्रेडिट होगा डेटर अकाउंट में, ये गलत है, क्योंकि डेटर अकाउंट तो हट ही जाता है, अपने अकाउंट से डेटर चला गया, बैड डेट टू सेल था। अब हम लोग लिखेंगे कैश टू बैड डेट रिकवरी, तो एक्चुअली बैड डेट और बैड डेट रिकवरी जो है सेट ऑफ हो गया, और यहाँ पर कैश और कैश टू सेल्स बन गया, ठीक है, नेट एंट्री बन गया कैश टू सेल। एक्चुअली इसे बैड डेट भी लिखोगे तो भी चलेगा, मतलब बैड डेट जो हम लोगों ने डेबिट किया था उतना क्रेडिट कर दिया कि सारा पैसा लौटा रहा है। अगर सारा पैसा नहीं लौटा पा रहा है तो बाकी हम लोग का लॉस रहेगा, वो बात अलग है। जैसे मान लो 500 रुपए मिलने वाले थे, 300 दिया, 200 नहीं दे पाया, तो 200 तब तक बैड डेट ही रहेगा। लेकिन अगर पूरा दे दिया तो पूरा हमारा इनकम, मतलब फिर से जो है रिकवरी हो गया, तो इसे लिखा जाता है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी। तो ये अमाउंट और ये कैंसिल आउट, तो कैश टू सेल जो एंट्री होना चाहिए था कैश सेल होने पे, लेकिन इतने सारे प्रॉब्लम के वजह से एंट्री ऐसे हुआ, तो फिर ये टू डेटर कभी नहीं हो सकता है। तो 13 वाला आंसर हम लोग का फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, इन्होंने ये गलत लिखा हुआ है। अच्छा 14, तो इसमें क्या बोल रहा है देखते हैं। The adjustment entry in respect of income received in advance is debited income received in advance account and credit income account। आज ही किया, अभी अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन एडवांस वाला किया वहां पर हम लोगों ने एडवांस इनकम का एंट्री ऐसे दिखाया है, ये देखो कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम, जिस भी रिगार्डिंग हमारा एडवांस इनकम हो रहा है। अब क्वेश्चन हमें क्या बोला है, द एडजस्टमेंट एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज डेबिट इनकम रिसिप्ट, इनकम रिसिप्ट को डेबिट करना है, नहीं इनकम रिसिप्ट तो क्रेडिट होता है, एंड क्रेडिट इनकम अकाउंट, नहीं ऐसा नहीं होता है। मतलब ये लोग एंट्री कैसे बोल रहे हैं, इनकम ऐसे बोल रहे हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस, ठीक है, एडवांस टू इनकम, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कोई एंट्री नहीं होता है। अगर हम लोग एडवांस ले रहे हैं, पैसा तो आ रहा है ना हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन उसे टू इनकम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो इनकम होगा जिस साल में जाके, लेकिन अभी इनकम नहीं है, अभी एडवांस इनकम है, तो लिखना पड़ेगा एडवांस इनकम, एंट्री ऐसा होता है। तो इन्होंने जो अकाउंट डेबिट या क्रेडिट बताया दोनों में से कोई भी सही नहीं है, तो 14 का आंसर हम लोग का फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, 14 का आंसर हम लोग का फॉल्स हो जाएगा। अच्छा
15 यहाँ पर बोल रहा है प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ पॉलिसी ऑफ प्रोप्राइटर इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नहीं, हमें बिजनेस का इनकम या एक्सपेंसेस और पर्सनल इनकम एक्सपेंसेस को सोच समझ के डिसाइड करना चाहिए। अगर प्रोप्राइटर का लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम पे हो रहा है तो ये हम लोग ड्रॉइंग ट्रीट करते हैं, ठीक है। ये हम लोग कभी भी पीएल में नहीं दिखाते, हम लोग अपने प्रॉफिट से पे करते हैं तो कैपिटल कम होता है, ठीक है। तो 15 नंबर का आंसर हम लोग का फॉल्स होगा। 16 डिप्रिशिएशन अकाउंट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस इज टेकन ओनली टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोल रहे हैं कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर डिप्रिशिएशन अकाउंट दिया हुआ है, नॉर्मली डिप्रिशिएशन जब फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं हम लोग तब देखोगे कि एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन अगर डिप्रिशिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो ये एक ही बार पुट होगा, क्योंकि हमें पता है ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी अकाउंट होते हैं वो एक ही बार पुट होते हैं। तो डिप्रिशिएशन नॉर्मली हम लोग दो जगह लिखते हैं जब एडिशनल इंफॉर्मेशन में रहता है, बिकॉज उसके ड्यूअल एंट्री के वजह से एक तो एसेट से लेस हो जाता है, दूसरा पीएल में चार्ज हो जाता है। अब हमें यहाँ पर बोल रहा है कि अगर डिप्रिशिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो हम लोग उसे कहाँ ले जाके लिखते हैं। तो डिप्रिशिएशन जो है वो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो हम लोग उसे क्या करेंगे, पीएल अकाउंट में ले जाके लिखते हैं। तो ये सही बोला गया है कि अगर डिप्रिशिएशन ट्रायल बैलेंस में हमें दे रखा है तो हम लोग उसे पीएल में लिखते हैं, एसेट में नहीं दिखाते। तब क्या होता है, एसेट ऑलरेडी डिप्रिशिएट वैल्यू मतलब डिप्रिशिएशन अमाउंट जितना है वो लेस करके ही ट्रायल बैलेंस पे दिखता है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में दोबारा लेस करने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी लेस करके दिया हुआ है, तो फिर वो डिप्रिशिएशन का अमाउंट सिर्फ और सिर्फ पीएल में जाना चाहिए। तो 15 ये 16 नंबर था, 16 नंबर का हम लोग का आंसर हो जाएगा ट्रू, ठीक है। 16 नंबर का आंसर ट्रू हो गया। अच्छा 17 इसमें बोला है पर्सनल परचेज इंक्लूडिंग परचेज डे बुक। पर्सनल परचेज हुआ है, प्रोप्राइटर का पर्सनल परचेज हुआ है जो कि उसने परचेज डे बुक पे, बट परचेज डे बुक तो हमारे बिजनेस पर्पस पे बनता है, ठीक है। आर एडेड टू द सेल्स अकाउंट इन द ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा अब उसके बाद उसे ट्रेडिंग, पहला बात है कि परचेज जो भी कर रहे हैं पर्सनल चीजों का वो परचेज डे बुक में आना नहीं चाहिए, पहले ही ये क्वेश्चन का आंसर फॉल्स हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर बोल रहा है are added to the sales account in the trading account। और ट्रेडिंग अकाउंट में मतलब परचेज किया, परचेज डे बुक में दिखा दिया, फिर क्या किया ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में दिखा रहा है, तो ये सब तो गलत सलत एडजस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सनल जो भी खरीदा जाता है, पर्सनल परचेज अगर होता है तो वो परचेज डे बुक में नहीं आएगा, ठीक है। और ये परचेज अकाउंट से लेस हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग मान लो अपने ही बिजनेस से कुछ ले रहे हैं तो वो परचेज अकाउंट से हम लोग लेस करते हैं क्योंकि हमारा स्टॉक डिडक्टेड होता है। तो यहाँ तो इंटरप्रिटेशन ही गलत दे रखा है, तो फिर ये हो जाएगा हम लोग का फॉल्स। 17 फिर 18 नंबर में बोला है मेडिसिन गिवन टू द ऑफिस स्टाफ बाय मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिसिन, मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिसिन विल बी डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। बोल रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है, क्या बनाता है, मेडिसिन बनाता है, ठीक है। अब इन्होंने मेडिसिन किसको दिया है, अपने ही ऑफिस के एक स्टाफ को दिया है, ठीक है। क्या ये हम लोग सैलरी अकाउंट में डेबिट कर सकते हैं, बिल्कुल ये हम लोग सैलरी अकाउंट में डेबिट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी बेनिफिट अगर हम लोग स्टाफ को दे रहे हैं तो वो हम लोग उनके सैलरी अकाउंट में डेबिट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग बिजनेस पर्पस पे ही यूज कर रहे हैं ना, भले ही हमारा स्टॉक कम हो रहा है लेकिन पर्सनल तो नहीं ले रहे हैं, बिजनेस पर्पस पे यूज हो रहा है। क्योंकि ऑफिस स्टाफ जो है वो क्यों है, क्योंकि ऑफिस है, ऑफिस क्यों है, बिजनेस है, तो ये बिजनेस का ही खर्चा हो गया। तो बिजनेस का खर्चा हम लोग पीएल में दिखा सकते हैं, पीएल में सैलरी के हिसाब से दिखाया गया है तो सही दिखाया गया है, तो ये 18 का ट्रू हो जाएगा। अच्छा फिर 19 देखो, गुड्स और 600 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। बोल रहा है कि प्रोप्राइटर के पर्सनल यूज के लिए लिया गया है तो कैपिटल क्रेडिट कैसे होगा, कैपिटल बढ़ेगा थोड़ी ना, कैपिटल तो कम हो जाएगा। तो ड्रॉइंग्स हो रहा है ना, तो फिर ये फॉल्स होगा, कैपिटल होगा, कैपिटल डेबिट होगा, क्रेडिट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ये गलत है, क्रेडिटेड है इसीलिए। अगर यही डेबिटेड होता तो फिर ये आंसर ट्रू हो जाता। फिर क्या बोल रहा है, इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन ट्रायल बैलेंस द क्लोजिंग इन्वेंटरी इज देन नॉट एंटर्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट, इट इज ओनली शोन इन द बैलेंस शीट। ये ट्रू है, इसका मैंने बताया भी था जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स जो है स्टार्ट किए थे आई थिंक फर्स्ट वाले क्लास में, कि अगर हम लोगों का
ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तब क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी अकाउंट हो वो हमारा एक ही जगह पुट होता है, तो नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को पता है एडिशनल इंफॉर्मेशन रहता है, दो जगह जाता है, ट्रेडिंग में, बैलेंस शीट में। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो वो सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा, क्यों ट्रेडिंग में नहीं जाएगा? बिकॉज ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक देने का मतलब ये हो गया कि जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज और बाय क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, यानी ये तीनों चीजों का एडजस्टमेंट ऑलरेडी यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में सिर्फ परचेज बोल के दिया हुआ रहेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज मतलब ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये ऑलरेडी किया हुआ होगा, तभी ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ रहेगा, तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में जाना चाहिए, तो 20 का भी आंसर हम लोग का ट्रू हो गया। अच्छा, अब एमसीक्यूज देख लो, बोल रहा है ए डेबिटेड टू एन अकाउंट में, यहाँ पर बोल रहा है ए डेबिट टू एन अकाउंट में, अच्छा कोई भी अकाउंट अगर डेबिट होता है, इंक्रीज एक्सपेंसेस, डिक्रीज एसेट, इंक्रीज लाइबिलिटी, इंक्रीज इनकम। पहला बात है कि लाइबिलिटी इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है, डेबिट तो नहीं होता है। इनकम इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है, डेबिट नहीं होता है। एसेट डिक्रीज होने से भी क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं होगा, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंक्रीज एक्सपेंसेस। कोई भी अकाउंट डेबिट होने का मतलब इंक्रीज एक्सपेंसेस होगा, बाकी तीनों आंसर हमारा फॉल्स है, ठीक है, मतलब गलत दिया हुआ है, तो 1 का हम लोग का ए हो गया। अच्छा 2 सेकेंड, यहाँ पर प्रीपेमेंट ऑफ इंश्योरेंस, प्रीपेमेंट मतलब प्रीपेड, प्रीपेड ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विल अपीयर इन बैलेंस शीट, हाँ बैलेंस शीट में करंट एसेट बोल के दिखाते हैं, एंड इन द इंश्योरेंस अकाउंट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और इंश्योरेंस अकाउंट को भी हम लोग क्या करेंगे, ये बैलेंस शीट में हम लोग दिखाएंगे, और बोल रहा है इंश्योरेंस अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, बोल रहा है कि ए लाइबिलिटी एंड ए डेबिट बैलेंस। अच्छा, मतलब इसका ट्रीटमेंट बताना है, प्री पेमेंट ऑफ द प्रीमियम जो कि बैलेंस शीट में दिख रहा है, बैलेंस शीट में कैसे दिख रहा है, लाइबिलिटी के तौर पे नहीं, पहले आंसर के हिसाब से ये गलत, ठीक है। एसेट के तौर पे दिख रहा है, ठीक है, एसेट के तौर पे दिख रहा है, ठीक है। लाइबिलिटी होगा नहीं, अगर प्री पेमेंट है तो वो हमेशा एसेट होगा, तो ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही है? इसके पीछे लिखा हुआ है क्रेडिट, इसके पीछे लिखा हुआ है डेबिट, और ये क्रेडिट होगा कि डेबिट, वो नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहा है कि द इंश्योरेंस अकाउंट रेस्पेक्टिवली। इंश्योरेंस अकाउंट क्या होगा, अगर हम लोग प्री पेमेंट करते हैं तो हम लोग का एंट्री ऐसे हो जाएगा, एडवांस इंश्योरेंस या फिर प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, है ना। तो ये अकाउंट हम लोग का क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, मतलब ये वाला आंसर होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 का हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये हम लोगों ने प्रीपेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विल अपीयर इन बैलेंस शीट एंड इंश्योरेंस अकाउंट, अच्छा एडवांस इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, हाँ ठीक है, एडवांस किया है तो एसेट होगा, डेबिट होगा, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 का हम लोग का बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर 3, ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन, ग्रॉस प्रॉफिट किस चीज का डिफरेंस है, सेल्स से अगर हम लोग पूरा कॉस्ट लेस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना, ये होना चाहिए, सेल्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करने से जो आता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। थर्ड नंबर का बी होगा, इसका मैंने पूरा इक्वेशन बना के भी दिखाया था, सिर्फ परचेज लेस करने से नहीं होता है, परचेज का मतलब इस साल का खरीदा गया चीज, उससे सेल लेस कर देंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस मतलब तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो जाएगा, हमें सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करना है सेल्स से, ठीक है, लायबिलिटी का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, तो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसे ऐड करके हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स में एक छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब ये बेसिकली यहाँ पर हम लोग का ये एक्चुअली यहाँ पर अगर हम लोग बोले ना, तो इसको अगर ग्रॉस प्रॉफिट में देखना है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब जब हम लोग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी लगा देते हैं तब कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है, इसका एक्चुअली सही इंटरप्रिटेशन सीओजीएस से ही होना चाहिए, ठीक है। हमें जैसे ऑप्शन दिया हम लोग वैसे यूज कर लेंगे, क्योंकि सीओएस का मतलब होता है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाना, तब तो हमें नेट प्रॉफिट मिल जाता है, फिर भी यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट का इंटरप्रिटेशन बोला है तो सही आंसर यही होगा, क्योंकि सिर्फ परचेज लेस करने से हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और टोटल एक्सपेंसेस भी हम लोग लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट यानी ट्रेडिंग आइटम वाला बात हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ही होगा, तो थर्ड का ऑप्शन बी हो जाए।
फोर्थ नंबर में देखो, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर सब्जेक्ट टू कैश डिस्काउंट। अगर हम लोग क्रेडिटर को पे कर रहे हैं और कैश डिस्काउंट मिल रहा है तो क्रेडिटर को पे करने से टू कैश या बैंक हो जाएगा, क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा, और डिस्काउंट रिसिप्ट अगर हो रहा है तो ये हम लोग का डिस्काउंट रिसिप्ट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब एंट्री क्या है? अच्छा, एंट्री नहीं, यहाँ पर हमें बोला है क्या चेंजेस हो रहा है वो बताने के लिए। अगर हम लोग क्रेडिटर को पे कर रहे हैं तो रिड्यूस लाइबिलिटी, हाँ सही बात है, लाइबिलिटी हम लोग का कम होगा। अच्छा, फिर बोल रहा है रिड्यूस एन एसेट, हाँ एसेट भी कम होगा। ये देखो कैश कम हो जाएगा, क्रेडिटर को पे कर रहे हैं तो लाइबिलिटी भी हम लोग का कम हो जाएगा। एड टू एक्सपेंसेस, लेकिन एंड ऐड टू एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस में हम लोग इसे ऐड करेंगे नहीं, ये तो एक्सपेंस नहीं है, क्रेडिटर को पे करना, लाइबिलिटी का रिड्यूस होना है, तो पहला वाला ऑप्शन, ये दोनों पॉइंट तो सही था, एक्सपेंस नहीं बढ़ेगा। अच्छा, फिर बोल रहा है रिड्यूस लाइबिलिटी, सही बात है, अगर क्रेडिटर को पे करेंगे लाइबिलिटी रिड्यूस होगा। ऐड टू एन एसेट, एसेट बढ़ेगा नहीं, गलत बात है, एसेट तो नहीं बढ़ सकता है, तो आगे पढ़ के कोई फायदा नहीं है। रिड्यूस एन एसेट, ठीक है, रिड्यूस एन एसेट, एसेट रिड्यूस होगा, जैसे कि कैश कम हो रहा है, रिड्यूस ए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम हो रहा है, क्रेडिटर डेबिट हो रहा है, एंड ऐड टू रेवेन्यू, हाँ रेवेन्यू होगा। क्यों रेवेन्यू होगा? क्योंकि हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये जो है ये तो हमारा गेन है ना, तो ये तो हमारा डिस्काउंट क्रेडिट होता है, डिस्काउंट रिसिप्ट, तो ये ऑप्शन सही है। और फिर डी वाला भी एक बार पढ़ के बता देते ये क्यों नहीं सही है। रिड्यूस ए लाइबिलिटी, ठीक है, रिड्यूस एन एसेट, एसेट भी कमेगा, लाइबिलिटी भी कम होगा। डिक्रीज एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कम होगा नहीं, ये कोई एक्सपेंस नहीं है, क्रेडिटर को पे करना पहला बात है कोई एक्सपेंस नहीं है। अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो हमें रेवेन्यू गेन हो रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग पीएल में बाय डिस्काउंट रिसिप्ट बोल के दिखाते हैं, अदर इनकम होता है। फोर्थ नंबर का फिर सी हो जाए। फिफ्थ नंबर में देखो क्या बोल रहा है, ए कस्टमर रिटर्न्स गुड्स ऑलरेडी चार्ज टू हिम वी शुड, तो कस्टमर एक गुड्स रिटर्न कर दिया है जो उनको हम लोगों ने पहले दिया था, बेचा था, ठीक है, तो कस्टमर, अगर कस्टमर को गुड्स बेचा होगा तो डेटर टू सेल क्या होगा? अगर कस्टमर रिटर्न कर रहा है तो एंट्री हो जाता है सेल्स रिटर्न टू डेटर, सेल्स रिटर्न टू डेटर, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर रिटर्न करेगा तो डेबिट हिज अकाउंट, क्रेडिट हिज अकाउंट, मेक नो एंट्री, नन ऑफ द अबाउट, तो क्रेडिट होगा। जब कस्टमर रिटर्न करता है तो उनका अकाउंट क्रेडिट करना पड़ता है, डेटर कम हो जाएगा, तो फिफ्थ नंबर का हम लोग का बी हो जाएगा ऑप्शन। ये सब तो गलत दिया हुआ है, फिफ्थ नंबर का बी। सिक्स्थ, कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन, कैपिटल क्या है, किस चीज का डिफरेंस है? बोल रहा है कि एसेट और लाइबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस, इनकम और एक्सपेंसेस का डिफरेंस तो हमारा प्रॉफिट आता है या लॉस आता है, सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और एसेट और लाइबिलिटी का डिफरेंस कैपिटल आता है, तो सिक्स का ऑप्शन सी हो जाएगा। सेवेंथ, द कैपिटल ऑफ ए सोल ट्रेडर वुड चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ, बोल रहा है कि कैपिटल ऑफ ए सोल ट्रेडर मतलब सोल बिजनेसमैन जो है, सोल प्रोप्राइटर जिसे बोलते हैं, कैपिटल ऑफ द सोल ट्रेडर वुड चेंज, कैपिटल कब चेंज होता है? अगर नेट प्रॉफिट ऐड हुआ या नेट लॉस हुआ या फिर ड्रॉइंग्स हुआ या फिर कैपिटल ऐड हुआ। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है कि ट्रेडर का कैपिटल कब चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर बोला है क्रेडिटर बीइंग पेड हिज अकाउंट बाय चेक, अगर हम लोग क्रेडिटर को चेक के थ्रू से पेमेंट कर रहे हैं तो कैपिटल इंपैक्टफुल होगा नहीं, क्योंकि क्रेडिटर को पेमेंट वगैरह हम लोग कैपिटल थोड़ी ना ड्रॉ करके करते, प्रॉफिट से करते। रॉ मटेरियल, क्योंकि क्रेडिटर को पे करने से क्या इंपैक्ट होगा? मेरा लाइबिलिटी कम होगा और एसेट कम होगा, कैपिटल में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर तुम लोग को अकाउंटिंग इक्वेशन याद है वो ऐसे होता है, एसेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू होता है कैपिटल, ठीक है। तो अगर मेरा क्रेडिटर को पेमेंट जाएगा तो मेरा लाइबिलिटी कम होगा, और एसेट चेक में जाएगा तो मेरा करंट एसेट कम होगा। रॉ मटेरियल बीइंग परचेस्ड ऑन क्रेडिट, रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं तो करंट एसेट बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा, और लाइबिलिटी भी बढ़ेगा क्योंकि हम लोग क्रेडिट में खरीद रहे हैं, तो कैपिटल का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। फिक्स्ड एसेट बीइंग परचेस्ड ऑन क्रेडिट, तो फिक्स्ड एसेट बढ़ेगा और लाइबिलिटी बढ़ेगा, तो ये भी नहीं होगा। वेजेस बीइंग पेड इन कैश, अगर वेजेस को हम लोग कैश में पे कर रहे हैं, हाँ तब हमारा कैपिटल इंपैक्टफुल होगा। क्यों? क्योंकि वेजेस को जब हम लोग कैश में पेमेंट करेंगे
तो हम लोग का नेट प्रॉफिट मतलब हम लोग का वेजेस कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट चेंज होगा, ग्रॉस प्रॉफिट चेंज होगा तो मेरा नेट प्रॉफिट भी चेंज होगा, तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट कम आएगा, ठीक है। तो कैपिटल ऑफ सोल ट्रेडर वुड चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ, अगर वेजेस पे होता है, देखो वेजेस पे करने से क्या होगा, वेजेस पे करने से हम लोग का एसेट कम होगा, ठीक है, लाइबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, और हम लोग का नेट प्रॉफिट भी कम होगा, मतलब हम लोग प्रॉफिट से ही तो वेजेस को पे करेंगे, बिजनेस के प्रॉफिट से, तो प्रॉफिट कहाँ जुड़ा हुआ है, कैपिटल में जुड़ा हुआ है, ठीक है, बाकी कोई भी जगह पे हमारा ऐसा इंपैक्ट नहीं आ रहा था। फिक्स्ड एसेट हम लोगों ने खरीदा लेकिन पेमेंट तो नहीं किया, क्रेडिट में, रॉ मटेरियल खरीदा वो भी क्रेडिट में, ठीक है, और क्रेडिटर को जब हम लोग पे कर रहे हैं तो वो चेक के थ्रू से पे कर रहे हैं, तो वो लाइबिलिटी और एसेट को इम्पैक्टफुल कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग का यहाँ पर ये वेजेस वाला पार्ट जो है ये हम लोग बोलेंगे कि ये कैपिटल, सोल प्रोप्राइटर के कैपिटल को इम्पैक्टफुल करेगा, तो सेवेंथ का ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, 8th नंबर, a decrease in the provision for doubtful debt would result in, अगर पीबीडीटी मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर हम लोग का डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या होगा, बोल रहा है कि इंक्रीज इन लाइबिलिटी, पीबीडीटी कम होने का मतलब लाइबिलिटी बढ़ेगा नहीं, पीबीडीटी तो खुद ही लाइबिलिटी है, तो अगर ये कम हो रहा है तो लाइबिलिटी बढ़ कैसे सकता है, बढ़ तो नहीं सकता है, ठीक है। अच्छा, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी, तो पीबीडीटी के साथ ऐसा कोई लिंक तो नहीं है क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल में नहीं आएगा, क्योंकि प्रोविजंस क्रिएट करना होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, तो इसके साथ तो हम लोग का कोई करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी का कोई लिंक नहीं हो रहा है। फिर बोल रहे हैं इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट नन ऑफ दिस, तो ये पीएल में चार्ज होता है, ठीक है, पीबीडीटी पीएल में चार्ज होता है, तो अगर मेरा पीबीडीटी पहले मान लो 100 था और अब पीबीडीटी मान लो हो गया है 80, तो ऑब्वियसली मेरा नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इससे लाइबिलिटी या वर्किंग कैपिटल, अगर लाइबिलिटी का ही लिंक नहीं है तो वर्किंग कैपिटल का तो बनेगा नहीं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल मतलब करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी होता है, ठीक है। तो प्रोविजंस कम या ज्यादा होने से हम लोगों का प्रॉफिट में इंपैक्ट आएगा, ठीक है, तो सी नंबर यहाँ पर ट्रू मतलब सी होगा ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, 9th, a company wishes to earn 20% profit margin on selling price, कंपनी प्रॉफिट अर्न करना चाहती है सेलिंग प्राइस पे 20%, which of the following is the profit mark upon cost which will achieve the required profit margin, बोल रहा है कि कंपनी का विश क्या है कि 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल, मतलब प्रॉफिट अगर 20 होगा तो सेल प्राइस 100 होना चाहिए, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 80, अगर कोई प्रोडक्ट बेच के 20 का प्रॉफिट है, 100 उसका सेल प्राइस है, तो कॉस्ट 80 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट मार्क अपॉन कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट मार्क कितना होगा अगर रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन अर्न करना चाहती है, तो बेसिकली प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है 20, कॉस्ट कितना है 80, तो ये कैंसिल आउट करो 1/4, अब इसको परसेंटेज में ट्रांसफर करेंगे तो इंटू 100 यानी 25% हो जाएगा, तो आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है, तो 9th का ऑप्शन बी आ जाएगा, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर 9th का ऑप्शन बी आ गया। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि अगर किसी बिजनेसमैन को 20% प्रॉफिट कमाना है सेल के ऊपर, मतलब 100 रुपए में बेचेंगे तो उसमें 20 उनका प्रॉफिट होना चाहिए, तो मतलब उन्होंने वो चीज 80 रुपीज में खरीदा है, तो अभी हमें यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, बोल रहे हैं कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बताओ, बट इसको बोलने का तरीका देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट मार्क ऑन अपॉन कॉस्ट, ठीक है, इसमें से कौन सा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट है अगर ये रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन कंपनी अर्न करना चाहती है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 10th नंबर, 10th नंबर में क्या बोला है, 10th नंबर में बोला है इफ सेल्स इज 2000 एंड रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 20%, बोल रहा है कि सेल 2000 है और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 25%, तो सेल वैल्यू इतना है, जीपी है 25%, लेकिन जीपी किस पे बना रखा है, सीओजीएस पे, नॉर्मली जीपी सेल पे होता है बट ये सीओजीएस पे बना रखा है, मतलब प्रॉफिट है 25 ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, और कॉस्ट कितना है 100 है, क्यों हम ये कॉस्ट बोल रहे हैं क्योंकि बता रहा है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे है, ठीक है, तो जितना स्टॉक बिका
वो 100 रुपए का था, उस पे 25 का प्रॉफिट कमाया गया, तो सेल कितने में किया गया होगा? 125 में, क्योंकि जो गुड्स बिका उसका कॉस्ट था 100, उस पे बेच के हम लोगों ने 100 रुपीज का स्टॉक जो खरीदा था उस पे 25 का प्रॉफिट कमाया, तो बेचा कितने कितने में? 125 में, क्योंकि 100 रुपए का खरीदा, 25 का प्रॉफिट कमाया, तो 125 में बेचा। अब पूछ रहा है देन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा, ये पूछ रहा है कि सीओजीएस कितना होगा। तो सेल्स कितना है? 2000 है, तो सेल के नीचे मैंने सेल लिख दिया। हमें ये फाइंड आउट करना है कि सीओजीएस कितना होगा, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? इक्विवेलेंट करके, ठीक है, जैसे कि यूनिटरी मेथड होता है, 125 इक्वल टू 2000, ठीक है, तो 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2000 रिप्रेजेंट कर रहा है सेल को, जो कि 125 आया है हमारे इक्वेशन के हिसाब से, तो 100 इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? तो चेक करके देखते हैं। 2000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का 1600, तो 1600 आ रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 10th का, ऑप्शन सी 1600, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग का यहाँ पर जो गुड्स बिका है वो 1600 का है, ठीक है, तो 1600 का गुड्स है, उस पे 25% प्रॉफिट कमाया है हम लोगों ने, क्योंकि हमें कॉस्ट पे ही बोला है, तो ये देखो कितना होता है 400 और प्लस 1600, मतलब कितने में सेव हुआ है? 2000 में, ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्या बोल रहा है। सेल फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 अमाउंटेड टू 10 लाख, बोल रहा है कि सेल फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 10 लाख का है। सेल्स इंक्लूड गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए 50,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। सच गुड्स आर स्टिल लाइंग इन द गोडाउन एट द बायर्स रिस्क। बोल रहा है कि टोटल सेल कंपनी ने किया है, बिजनेस ने किया है 10 लाख, सोल प्रोप्राइटर का है ये। सेल जो है उसमें मिस्टर ए को 50,000 का सेल किया गया है, जिसपे इन्होंने प्रॉफिट कमाया है 20% कॉस्ट के बेसिस पे बता रहा है ये परसेंटेज। अब ये गुड्स जो है जो बिजनेसमैन है उन्हीं के गोडाउन में पड़ा हुआ है बायर के रिस्क में, मतलब मिस्टर ए ने बोला होगा मुझे अभी लेके जाने में दिक्कत है शायद इनको, ठीक है, तो इन्होंने बोल दिया कि आप अपने गोडाउन पे ही रखो, मेरा रिस्क पे रखो, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेरा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो देयरफॉर सच गुड्स शुड बी ट्रीटेड एज। तो ऐसे गुड्स जो बिक गए हैं लेकिन जो खरीदा है वो बोल रहे हैं आप अपने पास ही रखो, लेकिन आपका कोई रिस्क नहीं है, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा होगा, अगर क्योंकि सेल हो जाने पे तो पोजीशन रिस्क सारी चीज ट्रांसफर हो गए। अब अगर सेलर नहीं ले जाना चाहता है, कोई प्रॉब्लम है, इश्यूज है, तो फिर वो इनके स्टॉक गोडाउन में रखना चाहता है। अब पूछ रहा है कि इस तरह के गुड्स का क्या ट्रीटमेंट करें, क्या इन्हें सेल बोले या क्लोजिंग इन्वेंट्री दिखा दे अपना, या गुड्स इन ट्रांजिट दिखा दे, या नन ऑफ दिस है। पहला बताइए, गुड्स इन ट्रांजिट तो है नहीं। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब है कि सेलर ने भेज दिया है बट बायर के पास नहीं पहुंचा है, सेलर के पास से भी गुड्स चला गया, बायर के पास नहीं पहुंचा है, मतलब रास्ते में है, दैट इज इन ट्रांजिट। तो यहाँ तो ऐसा कंडीशन नहीं, ये हम लोग अपना क्लोजिंग इन्वेंट्री भी नहीं बोल सकते। कैसे क्लोजिंग इन्वेंट्री बोल देंगे? हमारा स्टॉक थोड़ी ना है, हम लोगों ने बेच दिया है, लेकिन वो कस्टमर बोल रहा है रखो, हम नहीं ले जा सकते हैं फॉर सम रीजन, तो ये सेल ही ट्रीट करेंगे हम लोग, ठीक है, इसे क्यों अपना क्लोजिंग स्टॉक ट्रीट करेंगे? तो ये हम लोग का हो जाएगा ए 11 का है, तो ये हम लोग का सेल ही है, ठीक है, सेल करके सेल कर दिया है हम लोगों ने। अब जिनको किया है वो फिजिकली गुड्स को अभी नहीं ले जाना चाहते फॉर सम रीजन, कुछ भी होगा रीजन, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर 12th नंबर क्या बोला है देखो। इफ सेल्स रेवेन्यू आर 4 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 3 लाख 10, एक्सपेंस 60,000, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? तो सेल्स रेवेन्यू मतलब सेल करके हमें 4 लाख मिला है, ये सेल्स है, ठीक है। अच्छा, हमें जीपी निकालने के लिए बोला है, तो जीपी से क्या, सेल्स माइनस सीओजीएस करने पे हमें जीपी मिल जाता है, तो सीओजीएस कितना है? 3,10,000, ठीक है, 3,10,000 लेस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 90,000। तो हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये मत लेस कर दो, क्योंकि सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बिका 4 लाख में उसको खरीदने का कॉस्ट ये है, तो फिर हमें ये लेस करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेट क्या करने बोला है? ग्रॉस प्रॉफिट। अगर बोलेगा नेट प्रॉफिट निकालो तब क्या करना है? 90,000 से ये 60,000 भी लेस कर देना है, तो ये आंसर आ जाएगा 30, तब ये आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि जीपी निकालने बोला है, तो हम लोग का आंसर 90,000 हो, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 का 90,000, मतलब ऑप्शन कौन सा आ रहा है? 12 का हम लोग का बी, ठीक है, 12 का आंसर हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा देखो, तो ये हम लोग का
कंप्लीट हो गया। जो फाइनल अकाउंट्स वाला पार्ट था, जितना भी क्वेश्चंस था सारा हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे दैट इज हम लोग ये वाला एनपीओ। ठीक है, एनपीओ जो कि इसी के तरह ही है, मतलब फाइनल अकाउंट्स ही है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो अभी हम लोगों ने प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, अभी हम लोग पढ़ेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कैसे ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनको फिर ये काम कैसे करते हैं, मतलब इनके पास पैसा कहाँ से आता है। तो नॉर्मली देखो, इनके जैसे हम पहले इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता देते हैं कि कैसा, जैसे कि कोई पब्लिक हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, पब्लिक स्कूल वगैरह हो गया। तो नॉर्मली प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का खर्चा और जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने का खर्चा काफी अलग होता है ना, क्योंकि वो उनको गवर्नमेंट स्कूल को तो सब्सिडी दिया जाता है। ठीक है, तो उनका जो भी खर्चा होता है स्टूडेंट के तरफ से, स्टूडेंट का खर्चा उतना नहीं होता है। ठीक है, टीचर को जो भी पेमेंट वगैरह देना सभी गवर्नमेंट की तरफ से आता है, तो इसीलिए स्टूडेंट के ऊपर जो है कोई प्रेशर नहीं रहता। लेकिन अगर कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो फिर प्राइवेट स्कूल को चलाने का पूरा खर्चा जो है स्टूडेंट के फीस से ही जो है निकाला जाता है, तो उसमें ज्यादा खर्चा होता है। तो वो प्रॉफिट ओरिएंटेड, मतलब प्रॉफिट करने के लिए ही बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। ठीक है, इनको बोला जाता है एनपीओ। ये इनका अकाउंटिंग कैसे करते हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो मेन मोटिव इनका क्या है, मेन मोटिव बिहाइंड द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे मैंने बोला पब्लिक हॉस्पिटल, क्लब, ठीक है, टेम्पल्स, चर्च। ठीक है, इसके अलावा ये सब कुछ एग्जांपल्स दिया। ठीक है, तो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर हम लोगों ने नाम देखा, ये सब जो है बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं। इनको प्रॉफिट नहीं कमाना है। तो इनका अर्निंग कहाँ कहाँ से होता है, इनको डोनेशन मिलता है काम करने के लिए। ठीक है, अगर कोई क्लब है तो क्लब का एंट्रेंस फीस होता है, तो उससे उनका एक अर्निंग हो जाता है। ठीक है, तो स्कूल वगैरह में छोटा मोटा एडमिशन फीस होता है, तो वो भी मतलब जो पब्लिक स्कूल है एडमिशन फीस होता है, एकदम फ्री तो नहीं होता है, एडमिशन फीस वगैरह होता है, तो वो उससे एक इनकम होता है। अच्छा, कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह, क्लब वगैरह अपना सब्सक्रिप्शन यानी जो चंदा इकट्ठा करते हैं उससे इनका अर्निंग होता है। लाइव मेंबरशिप फीस ये चार्ज कर सकते हैं अपने क्लब के मेंबर के पास से। सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सोर्सेज ऑफ इनकम है। ठीक है, यहाँ पर हमें मेनली तीन चीज पढ़ना पड़ेगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो कि कैश बुक के तरह है, जो हम लोगों ने सब्सिडियरी बुक में पढ़ लिया। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट की तरह है, जो कि अभी हम लोगों ने लास्ट जो कंप्लीट किया चैप्टर वहां पर पढ़े। और बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, तो इनका भी वही फाइनल अकाउंट से बनाना है। लेकिन इनके नेट प्रॉफिट पीएल, इनका पीएल नहीं बनता है। उसका लॉजिक ये है कि पीएल में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है जब ऑर्गेनाइजेशन ही प्रॉफिट से जुड़ा हुआ नहीं है, ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, तो इसीलिए इनके अकाउंट का नाम बदल के रख दिया गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब ये अकाउंट से क्या आएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा। अगर ये अकाउंट से ये देखते हैं कि इनकम जितना हुआ उससे खर्चा कम है, तो सरप्लस, मतलब हमारे पास पैसा बचा हुआ है। और अगर इनकम से खर्चा ज्यादा हो गया तो हम लोग बोलेंगे डेफिसिट है। ठीक है, और जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिजनेस करके प्रॉफिट आया तो नेट प्रॉफिट बोलते हैं, और लॉस आया तो नेट लॉस बोलते हैं। तो सरप्लस इक्विवेलेंट टू नेट प्रॉफिट एंड डेफिसिट इक्विवेलेंट टू नेट लॉस। ठीक है, तो दोनों ट्रीटमेंट एक जैसा है। अब रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जो कि कैश बुक की तरह बनेगा। रिसिप्ट पेमेंट का मतलब इन्होंने कितना पैसा इनको मिला, ठीक है, और इन्होंने कहाँ कहाँ कितना पैसा खर्चा किया। ठीक है, तो ये मेंटेन करने के लिए ये लोग रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, जिसे बोला जाता है कैश बुक। मतलब जिसे कैश बुक के तरह ट्रीट किया जाएगा। जैसे कैश बुक स्टार्ट होता है ओपनिंग कैश बैलेंस से, क्लोज होता है क्लोजिंग कैश बैलेंस से, जस्ट लाइक दैट रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट भी सेम वैसा ही बनेगा, सिर्फ अकाउंट का नाम अलग है। और बैलेंस शीट जो जैसे होता है एसेट लाइबिलिटी, उसी तरह से बैलेंस शीट बनना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर फीचर्स कुछ बता देते हैं। जैसे इट इज द समरी ऑफ कैश एट बैंक ट्रांजैक्शन लाइक कैश बुक, मतलब रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का बात हो रहा है। अब कैश बुक में अगर तुम लोग को याद है, जब सब्सिडियरी बुक मैंने पढ़ाया था, तब कैश बुक में हम लोग कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होने से ही एंट्री लिख देते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट खरीदा कि करेंट एसेट खरीदा, हम लोगों ने जो पेमेंट किया उसका नेचर क्या है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो, अगर कैश इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है तो हमें वो रिकॉर्ड कर देना चाहिए। बेसिकली ये हम लोग किस चीज का फीचर्स पढ़ रहे हैं, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का, जो कि जस्ट लाइक कैश बुक है।
ये देखो, ये स्टार्ट होता है ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस से और एंड होता है क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस से. दिस अकाउंट इज यूजुअली नॉट ए पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम एज इट इंक्लूड्स ऑल कैश एंड बैंक रिसीव पेमेंट वेदर दे आर रिलेटेड टू प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर पीरियड. तो यहाँ पर हम लोग ना तो नेचर देखते हैं कि जो एंट्री कर रहे हैं, जो कैश आया या गया उसका नेचर क्या है, मतलब कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का है, मतलब हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट खरीदा बेचा या करंट एसेट खरीदा बेचा, इससे कोई लेना देना जैसे नहीं है. तो हम लोग ये भी नहीं देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है ये आज का है, मतलब 2023 प्रेजेंट ईयर का है या 2024 का है या फिर 2022 का है. ठीक है, कभी का भी हो, अगर हमें पैसा आया या फिर हम लोगों ने पेमेंट किया तो हम लोग एंट्री कर देंगे. ठीक है, और यहाँ पर कभी सरप्लस या डेफिसिट इस अकाउंट में नहीं आता है. इस अकाउंट में सिर्फ क्लोजिंग कैश या बैंक बैलेंस आ सकता है. ये देखो यहाँ पर लिखा है surplus or deficit of an account period cannot be ascertained from this account since it shows only the cash and bank deposit bank position exclude all non cash item. यहाँ कोई non cash item नहीं आता है, सिर्फ कैश और बैंक रिलेटेड आइटम ही आता है. ठीक है, जैसे यहाँ एक इलस्ट्रेशन 1 दिया है और हमें इसे प्रिपेयर करने के लिए बोला है द रिसिप्ट एंड पेमेंट्स फॉर स्वराज क्लब फॉर द ईयर. ये बनाने के लिए बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. तो ये कैसे बनेगा, देखो ये हम बना के दिखाते हैं. कैश बुक जैसे बनाते हो वैसे ही होगा, सेम, बस लिखना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द स्वराज क्लब, तो यहाँ पर लिखते हैं ऐसे, रिसिप्ट एंड payment account for the year ended 31st March 20 और बिल्कुल कैश बुक के तरह ही होगा, जैसे एक साइड रिसिप्ट एक साइड पेमेंट. कैश बुक के इधर रिसिप्ट होता है, यहाँ पेमेंट. ये रुपीस का कॉलम, यहाँ भी रुपीस का कॉलम. ठीक है, और ये डेबिट और ये क्रेडिट. फॉर्मेशन ये हो जाएगा, देख लो एक बार यहाँ पर रिसिप्ट पेमेंट. ठीक है, डेबिट क्रेडिट लिखो तो लिखो, नहीं लिखो तो भी चलेगा. फिर यहाँ पर बोल रहा है, देखो पहला एंट्रांस फीस 300. तो एंट्रांस फीस इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का अर्निंग होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू साइड आएगा ना, डेबिट साइड है 2 होगा तो लिखना पड़ेगा 2 एंट्रांस फीस. 2 एंट्रांस फीस यहाँ पर हो जाएगा 300. ठीक है, ये अर्निंग है, पहले तो ये समझना पड़ेगा इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का एंट्रांस फीस अर्निंग होता है. मेंबरशिप फीस 3000, तो 2 मेंबरशिप फीस. मेंबरशिप फीस 3000. अच्छा, फिर यहाँ पर बोल रहा है डोनेशन फॉर क्लब पैविलियन. ठीक है, डोनेशन मिला है तो डोनेशन भी लिखेंगे यहाँ पर, टू डोनेशन फॉर क्लब पैविलियन, तो ये हो गया 10,000. ये सब अर्निंग है, इसीलिए अर्निंग साइड लिख रहे हैं. फूड स्टफ सेल, कुछ खाने पीने का सामान बिका है तो यहाँ पर लिख देते हैं फूड स्टफ सेल्स. तो बिका है तो अर्निंग होगा 1200. अच्छा, इसके बाद यहाँ पर सैलरी एंड वेजेस 1200. ओ, इधर जाएगा सैलरी वेजेस तो पे करना पड़ेगा, ये रिसिप्ट थोड़ी ना होगा. पेमेंट साइड बाय सैलरीज एंड वेजेस 1200. नहीं, कितना था सैलरी एंड वेजेस 12. हाँ, परचेज ऑफ फूड स्टफ 800, तो खरीदा है, पेमेंट बाय परचेज ऑफ फूड स्टफ 800. कंस्ट्रक्शन ऑफ पैविलियन 11,000. कंस्ट्रक्शन क्या है, पैविलियन का खर्चा हुआ है तो इधर आएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ पैविलियन. कंस्ट्रक्शन ऑफ पैविलियन ये हो गया 11,000. जनरल एक्सपेंसेस ये भी खर्चा है, 600. फिर बोला है रेंट एंड टैक्सेस 400.
रेंट टैक्स पे करना पड़ेगा। बैंक चार्ज 160 बाई बैंक चार्जेस 160, ये भी खर्चा है, ठीक है। कैश इन हैंड 1 अप्रैल को बोल रहा है 200 और 31 मार्च को 350, तो 31 मार्च मतलब ईयर एंड, तो बाई कैश इन हैंड बाई कैश एट बैंक। तो क्लोजिंग इन हैंड है 350 और 590, 350 और 590, और ओपनिंग भी दिया हुआ है 200 400, तो वो मुझे ओपनिंग में लिखना चाहिए था। ठीक है, हम लिख देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर हो जाएगा, ये रिसिप्ट पेमेंट को ऊपर लिख देते हैं, जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं रिसिप्ट रुपीज पेमेंट टू ओपनिंग कैश इन हैंड टू ओपनिंग कैश एट बैंक। अच्छा, तो ये है अमाउंट 200 400, तो हम लोग के पास 200 और 400 आया, और इतने सारे इनकम हुए और इतने सारे एक्सपेंसेस हुए। अब ओपनिंग क्लोजिंग खर्चा इनकम सब दिया हुआ है, तो ये टैली हो जाना चाहिए। हमारे पास बैलेंस क्या आएगा, कुछ भी नहीं। यहाँ हमें अकाउंट क्या बता रहा है, हमारे पास पहले 200 था, फिर 400 था, ये कैश इन हैंड था, ये बैंक में था। 300 आया अर्निंग, 3000 अर्निंग आया, उसके बाद 10,000 और 1200, मतलब ये हो गया 11200, तो इतना अर्निंग हो गया 15,100। ठीक है। अच्छा, इधर भी 15,100 होके क्लोज हो जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसमें से खर्चा पे किया 1200, फिर पे किया 800, फिर पे किया 11,000, फिर 600 400, मतलब 1000 1160, 1160, फिर पे किया 350, फिर 590, सॉरी, फिर 350 क्या पे किया, फिर हमारे पास जो पैसा बचेगा, ठीक है, तो हम एक बार ऐड कर देते 350। देखो यहाँ पर हमारे पास 940 रुपीज बचना चाहिए, सारे एक्सपेंसेस पे करने, मैंने इससे लेस किया यहाँ तक। अब क्या ये दोनों ऐड करके 940 होगा? चेक कर लो, 350 प्लस 590, 940 हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारा अकाउंट सही बना है। तो ये तो बस पढ़ के समझना पड़ेगा, ये छोटा सा ही पॉइंट था, मतलब इस पे ये मेन क्वेश्चन नहीं है, और भी बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है इसमें। यहाँ पर हम लोग को बस एक नॉलेज मिला कि किस तरह से हम लोग रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बना सकते हैं। अब यहाँ पर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का लिमिटेशन भी दिया है। लिमिटेशन क्या दिया है कि एक ड्रॉबैक क्या है यहाँ पर, it is apparent in that the increase in the cash and bank balance at the end of the year as compared to those in beginning does not truly represent the surplus for the year। पहला बात है कि हमें सरप्लस नहीं बताता है कि ये हमारे पास जो बच गया ये इसी साल का है, ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। क्यों बोलो? ये जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस बचा ये इसी साल का बचा, ये हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये जितने भी इनकम या एक्सपेंसेस है हम लोग इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड ऐड कर रहे हैं। मतलब ये पेमेंट, सपोज अगर ये जनरल एक्सपेंसेस हमारा प्रीवियस ईयर का था जो हम लोगों ने पे नहीं किया था, अभी कर रहे हैं तो दिखा दे रहे हैं। मतलब ना तो पास्ट फ्यूचर, जैसे कि टाइम का मैंने बोला, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को लेके कंसीडर नहीं किया जाता है, इसीलिए ये सरप्लस जो है ये हमें इसी पीरियड का बता रहा है, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर द ईयर, since it does not taken into account the other important transactions such as cost of construction of the pavilion which is in excess of the donation received। ठीक है, तो यहाँ पर the outstanding subscription और those which were collected in advance। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर एडवांस वगैरह भी है वो भी हम लोग दिखा देते हैं, तो ये एक लिमिटेशन है। और दूसरा ड्रॉबैक ये है कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट इंक्लूड्स आइटम रिलेटिंग टू ऑल पीरियड्स, जैसे कि मैंने बोला, और कैपिटल हो या रेवेन्यू दोनों तरह का दिखा देता है। मतलब इसीलिए जो जिस तरह से ये बनता है उसी में इसका ड्रॉबैक भी हमें दिखेगा। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये ऑल पीरियड्स का रिकॉर्डिंग कर लेता है, ऑल टाइप्स ऑफ रिसिप्ट को दिखा देता है, ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस को दिखा देता है, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो रेवेन्यू हो। ठीक है, ये इसका लिमिटेशन हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट जो इनकम एक्सपेंडिचर जो हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट की तरह बनता है, यहाँ पर देखो बताया है
ये देखो इनकम एक्सपेंडिचर जो है ये इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंटरप्राइज जैसे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एक्रूअल बेसिस पे ये पीएल बनाते हैं, ये वाला भी एक्रूअल बेसिस पे ही बनेगा, मतलब ड्यूरिंग द पीरियड का बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ ड्यूरिंग द पीरियड का एंट्री करेंगे, कोई प्रीवियस या करंट प्रीवियस या पास्ट ईयर का सॉरी फ्यूचर ईयर का, मतलब किसी तरह का एडवांस या आउटस्टैंडिंग अगर कुछ होगा तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पर करेंगे, सिर्फ कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं देखेंगे। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट बोला है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को सेक्शन 8 के अंडर में, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में बोला गया है, और इसी के हिसाब से ये लोग अपना इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाते हैं शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पर फीचर्स देखो, ये एक रेवेन्यू अकाउंट है, क्योंकि जैसे पीएल रेवेन्यू अकाउंट है वैसे इनकम एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू अकाउंट है। प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड फॉर फाइंडिंग आउट द सरप्लस, जैसे सरप्लस और डेफिसिट, जैसे पीएल बनाया जाता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को फाइंड आउट करने के लिए, और इसके केस में हम लोग प्रॉफिट या लॉस नहीं बोलते, सरप्लस या डेफिसिट बोलते हैं। वो हमें मिलेगा सरप्लस या डेफिसिट अगर हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। दूसरा, ये मैचिंग एक्सपेंसेस अगेंस्ट द मैचिंग रेवेन्यू इस कंसेप्ट में बनता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऐसे नहीं दिखाएंगे कि अगर एडवांस इनकम वो रखा है तो हम लोग वो भी यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर इस पीरियड का नहीं है तो हम लोग उसे डिडक्ट कर देंगे। बोथ कैश एंड नॉन कैश आइटम यहाँ पर आएगा, जैसे रिसिप्ट पेमेंट वाले अकाउंट क्योंकि वो कैश बुक के तरह है, वहां नॉन कैश आइटम नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ आएगा all expenditure or income all expenditure and income are excluded। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर किसी तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो यहाँ नहीं आएगा। जैसे हम लोगों ने मशीन खरीदा, प्लांट खरीदा, तो क्या वो पीएल में आता है? नहीं आता है, उसका रिलेटेड डेप्रिसिएशन आता है, तो ये भी तो पीएल के तरह है। इसीलिए यहाँ पर भी हम लोगों का किसी तरह का फिक्स्ड एसेट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हम लोग कर रहे हैं, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिया, मशीन्स परचेज कर लिया, ये सब कभी नहीं आएगा। ठीक है, और करेंट ईयर का सिर्फ इनकम एक्सपेंसेस आएगा। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग अपना सरप्लस को कैलकुलेट करेंगे। ये यहाँ पर जिस्ट बताए, तो बेसिकली पीएल जैसे बनता है वैसे ही है और कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया है कि हॉस्पिटल्स जो है, पब्लिक हॉस्पिटल, उनका इनकम कहाँ से हो सकता है। ठीक है, उनका मेडिसिन एंड कॉस्ट ऑफ टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, तो इनकम एक्सपेंसेस इनका बताया कि कैसे कैसे तरीके से हो सकता है, तो ये तुम लोग चाहो तो पढ़ के एक बार देख सकते हो। फिर यहाँ पर डिफरेंस बताया है, यहाँ पर डिफरेंस जो बनाया गया है ये इनकम एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट पेमेंट का बनाया गया है। तो इनकम एक्सपेंडिचर रिसिप्ट पेमेंट का डिफरेंस तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा उससे हम लोग बता सकते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर जो है वो पीएल की तरह है, जबकि रिसिप्ट पेमेंट कैश बुक के तरह है। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में हम लोग कैश इनफ्लो आउटफ्लो होने से ही शो कर देते हैं, और उसमें हम लोग पास्ट फ्यूचर या प्रेजेंट का कंसिडरेशन नहीं करते हैं, ऑल पीरियड्स का रिकॉर्डिंग होता है। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर का रिकॉर्डिंग होगा, ड्यूरिंग द पीरियड का होगा, सारे पीरियड्स का नहीं होता है। ये एक्रूअल बेसिस पे बनेगा, जबकि ये रिसिप्ट बेसिस पे बनेगा। और यहाँ पर हम लोग कभी भी फिक्स्ड एसेट वगैरह नहीं दिखा सकते। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में फिक्स्ड एसेट का डिप्रिसिएशन दिखाते हैं, लेकिन जो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है यहाँ पर हम लोग फिक्स्ड का मतलब रेवेन्यू नेचर का चीज खरीदे या फिर मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस, सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर शो कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी हम लोगों ने इसका फीचर्स पढ़ा उसी का डिफरेंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कि डिफरेंसेस क्या है। अच्छा, यहाँ पर एक इलास्ट्रेशन दिया है, यहाँ पर बोल रहा है कि ड्यूरिंग 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश इज 42,000। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब्सक्रिप्शन उनका इनकम होता है, सब्सक्रिप्शन यानी चंदा। सब्सक्रिप्शन कैश में इन्हें मिला है 42,000। अच्छा, इट इंक्लूड्स 1600 फॉर 19 एंड 600 फॉर 2021। ऑल्सो 3,000 still have to be received for 2020. Calculate the amount to be credited to income and expenditure account. Income expenditure account में कितना जाएगा, तो ये एक बार हम बना के दिखा देते हैं कैसे। इलास्ट्रेशन 2। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या बना सकते हैं, अपना सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो ये कोई भी एनपीओ के लिए क्या बनेगा, उनका इनकम का अकाउंट बनेगा। तो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हुआ है कैश में 42,000, तो एंट्री क्या होगा, कैश टू सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, बाय कैश बोल के 42,000। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, ये जो 42,000 मिला है इसमें इंक्लूडेड क्या है, 1600 फॉर 19, 600 फॉर 21। अच्छा, इसमें इंक्लूडेड है 2019 का 1600 रुपीज का इनकम, और यहाँ पर 600 फॉर 2021,
600, ठीक है, 600 फॉर 2021। अच्छा, ऑल्सो 3000 है स्टिल टू बी रिसीव्ड फॉर 2020, जिसमें से बोल रहा है कि 3000 अभी भी स्टिल टू बी रिसीव्ड है। हमें कब कब अकाउंट बना के देना है पता है? 2020 का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बताया है, देखो ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर मतलब 2020, मतलब अभी हम लोग 2020 में है, ठीक है। 2020 में हमारे पास 42,000 का जो है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हुआ है। तो ये पैसा बोल रहा है कि 19 का कुछ पैसा हमें मिलने वाला था, 1600 वो अभी मिला है, मतलब ये आउटस्टैंडिंग रहा होगा। अभी हम लोग अगर 2020 में है और यहाँ पर अगर हमें 19 ईयर का 2019 का 1600 रिसीव हुआ है, जो कि हमें 19 में ही होना चाहिए था, यानी 19 में वो आउटस्टैंडिंग था, तो इनकम आउटस्टैंडिंग हमारे लिए एसेट होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग एसेट हो गया हम लोग का 1600, ये हमें अभी जाके मिला है, ठीक है। अच्छा, अब 2020 का पैसा हम लोगों ने रिसीव कर लिया, लेकिन है तो हम लोग 2020 में, ठीक है। अगर हम लोगों ने 2020 का पैसा रिसीव किया तो ये एडवांस, एडवांस हमारे लिए क्या होता है? लाइबिलिटी, ठीक है। अब लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस, ये तो प्रीवियस लाइबिलिटी नहीं है, यहाँ पर हमारा आ रहा है, तो लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा, लाइबिलिटी का ओपनिंग इधर आता है, तो टू बैलेंस सीडी 600, ठीक है, ये लिख लिया। अब नेक्स्ट बोल रहा है 3000 है स्टिल टू बी रिसीव्ड फॉर 2020, 2020 का आउटस्टैंडिंग, 2020 का आउटस्टैंडिंग है कितना बता रहा है? 2020 का 2000 है, तो 2020 का हमें 2000 मिलना चाहिए था, नहीं मिला, मतलब करेंट ईयर का क्लोजिंग एसेट, ठीक है, करंट ईयर का ओपनिंग, करंट ईयर का क्लोजिंग एसेट, क्योंकि इनकम आउटस्टैंडिंग है तो ये एसेट है, तो बाय बैलेंस सीडी इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 2000, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2000। अब इसको क्लोज करेंगे तो हमें मिल जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 42 और 2 ये हो गया 44,000। अच्छा, यहाँ पर 44 और ये हो जाएगा 1600 प्लस 600 माइनस 44,000, तो ये आ रहा है 41,800, ठीक है। ये हम लोग का हो गया टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए। एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं, 40 गलत हो गया, 42,800, 42,000 प्लस, अच्छा ये 3,000 था क्या? मैंने गलत लिखा, अमाउंट शायद गलत लिखा है। हाँ, ये 3,000 था, मैंने इसको 2,000 लिख लिया, इसी वजह से गलत हो गया। ये हो गया 45, तो 45 होगा तो ये 42 हो जाएगा, 45,000, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट फॉर्मेट में किया है 42,800, और यहाँ पर अकाउंट भी बना के दिखा है, ठीक है। तो ये अकाउंट बेसिकली हम लोग का कैसे दिख रहा है, ये वाला जो है, ये कैश, ये कहाँ पर जाएगा पता है? ये एक्चुअली हमारा बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये हम लोगों ने लिखा होगा, ये कैश वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये रिसिप्ट पेमेंट का पार्ट है, ये इनकम एक्सपेंडिचर का पार्ट है। अच्छा, ये हम लोग का कहाँ पर जाएगा? ये क्लोजिंग बैलेंस शीट जब बनेगा, ड्यूरिंग देयर ईयर का जो बैलेंस शीट बनेगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट का पार्ट होगा। यहाँ पर अगर कुछ एडवांस होता तो यहाँ पर आ जाता, ये ओपनिंग बैलेंस शीट का पार्ट है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन का एडवांस, ओपनिंग, और ये क्या है? ये एसेट है इधर वाला, ठीक है, ये ओपनिंग एसेट है, ये ओपनिंग लाइबिलिटी है। ओपनिंग अगर इधर है, क्रेडिट साइड में आता है ना, तो वैसे ही क्लोजिंग लाइबिलिटी इधर आएगा, ठीक है। ये क्या है? ये है क्लोजिंग एसेट, ठीक है, क्लोजिंग एसेट। अब कैसे मैंने इसका पूरा जो है, ये कहां पर आता है? ये इनकम एक्सपेंडिचर, ये कैसे होगा? पहले क्वेश्चन में हमें बोला था कि हम लोगों ने इस बार कैश रिसीव किया है सब्सक्रिप्शन का 42,000, लेकिन 2019 में जो मिलने वाला था 1600 वो इसमें इंक्लूडेड है। इसका मतलब 2019 में आउटस्टैंडिंग रहा होगा अर्निंग, तो वो ओपनिंग एसेट हो जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग 1600। 2021 का इसमें इंक्लूडेड है, इस बार रिसीव किया है, तो ये हम लोग का एडवांस है, तो एडवांस हम लोग का लाइबिलिटी होता है, एडवांस क्लोजिंग वाला, तो क्लोजिंग लाइबिलिटी इधर। ओपनिंग कब होगा? अगर 2020 का एडवांस होता, मतलब यहाँ पर एडवांस होता, एडवांस तो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, रिसीव किया तब बता रहा है कि 21 का,
एडवांस है, 21 का एडवांस यहाँ पर लिया है 20 में, क्योंकि ये पैसा रिसीव 20 में हुआ है, तो 21 का इसमें 600 इंक्लूडेड है, तो 20 में लिया गया एडवांस, तो 20 में एडवांस लिया गया है, तो फिर क्लोजिंग लायबिलिटी हुआ, और 3000 रुपीज बोल रहे ड्यूरिंग द ईयर का बाकी है। तो इस तरह से ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए हम लोग को, क्योंकि बहुत सारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट पूछा जाता है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट अगर नहीं कर पाओगे तो फिर थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो सकता है करने के लिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अकाउंट आना चाहिए। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट ऐसा कोई टफ चीज नहीं है, इनकम है, ठीक है। इनकम अगर मेरा कुछ एसेट है प्रीवियसली इनकम अर्न, मतलब इनकम जो है रिसीवेबल मोड पे है, तो एसेट करंट ईयर का रिसीवेबल होगा, तो वो भी एसेट, लेकिन एक ओपनिंग एक क्लोजिंग। और यहाँ पर अगर प्रीवियसली कुछ हम लोगों ने एडवांस ले रखा है तो लाइबिलिटी क्लोजिंग एडवांस हुआ है तो क्लोजिंग लाइबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पर ये अलग अलग तरीके से बनाया है, मतलब अलग अलग तरीके से नहीं, यहाँ पहले स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनाया 42,800, फिर इन्होंने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अलग अकाउंट बनाया है, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया है जो मैंने बना के दिखाया, उसके बाद सब्सक्रिप्शन इन एडवांस अकाउंट बनाया। तो इसका एंट्री हम रीड करके बता देते हैं। देखो, सब्सक्रिप्शन एडवांस हम लोगों ने 600 लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोजिंग लायबिलिटी, इसीलिए टू बैलेंस सीडी और बाय सब्सक्रिप्शन बोल के आ जाएगा। तो नॉर्मली ये अलग से इतना नहीं पूछता है, बेसिकली सब्सक्रिप्शन अकाउंट का कंसेप्ट क्लियर होगा तो काफी है हमारे लिए। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट वैसे ही छोटा छोटा क्वेश्चन आ जाएगा, लाइक इलस्ट्रेशन 3 ये सब है, और उसके बाद बैलेंस शीट आएगा, ठीक है। तो एनपीओ हम लोग स्टार्ट कर लिए हैं, अब धीरे धीरे हम लोग इसे प्रोसीड करेंगे। तो इलस्ट्रेशन 3 से हमारा नेक्स्ट जो है स्टार्ट होगा पॉइंट, ठीक है। इलस्ट्रेशन 3, तो यहाँ ये सब तुम लोग खुद भी एक बार प्रैक्टिस करके देख सकते हो, सैलरी वाला है, क्योंकि एंट्री तो तुम लोग को करना आता है। अब एंट्री करो, लेजर पोस्टिंग करो, खुद चेक करो समझ में आ रहा है कि नहीं, बाकी हम क्लास में करवा देंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं। Bye, ma'am.